टॉपिक के एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो पेपर में कभी कभी इसका सवाल देखने को मिलता है और कभी बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका सन 2011 से एग्जाम में आना शुरू हुई थी, आपके सीजीएल के एग्जाम में 2011 से इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। एडवांस मैथ का पोर्शन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि कभी कभी तो पेपर में से सवाल आ जाते हैं और कभी कभी होता है किसी किसी एग्जाम के सीजन में बिल्कुल सवाल नहीं आते। जैसे कि 2017 प्री के पेपर की अगर मैं बात करूं तो इसके प्री के पेपर में 3-3, 4-4 सवाल भी आपको किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिले, 3-3 क्वेश्चन भी देखने को मिले। लेकिन वही सीपीओ के पेपर में इसका एक भी सवाल नहीं आया, मेंस के पेपर में इसका एक भी सवाल नहीं आया, और 2011 से 2016 के बीच में इसका एक आधी सवाल आता रहा बीच बीच में। ठीक है, और कभी कंटिन्यूटी नहीं रही। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हालांकि जिन स्टूडेंट ने कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी जिंदगी में, जिनको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, उसको ये थोड़ा टॉपिक टफ लगने की उम्मीद है। लेकिन जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले से पढ़ रखी है, ठीक है ना, अपने बोर्ड एग्जाम्स में, तो उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल आसान सा लगेगा। एसएससी में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज्यादा डीप में नहीं बनते हैं, बहुत ज्यादा हाई क्वेश्चन नहीं होते, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एसएससी पूछता है एकदम कि आपको अगर डेफिनेशन से रिलेटेड, आपको बस डेफिनेशन पता हो चीजों की, तो भी आप उन क्वेश्चन को कर दोगे। तो सिंपल सा मैं आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कांसेप्ट बताऊंगा, फिर उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं कांसेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से अपना ये सिलसिला खत्म करेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जितना मैं करा रहा हूं उससे बाहर क्वेश्चन बनने की कोई भी उम्मीद आपके पेपर में नहीं है। ठीक है, सभी को बात समझ में बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए आप समझते हैं पॉइंट, बिंदु, स्पेस में बहुत सारे पॉइंट हैं। तो स्पेस में बहुत सारे पॉइंट है तो इनकी लोकेशन भी कुछ ना कुछ है। तो उनकी लोकेशन को डिनोट करने के लिए हमको कोई रेफरेंस चाहिए। भैया सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने, यहां पे ये पॉइंट हो गया इस प्लेन में, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, मैं कैसे बताऊंगा कि ये पॉइंट कहां है? तो इसकी लोकेशन को बताने के लिए हमने एक रेफरेंस बनाया, उसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो सभी लोगों को पता होगा कि हमने एक प्लेन बना दिया और ये जो प्लेन है ये दो परपेंडिकुलर लाइन से इस तरीके से बनता है। ये बात सभी को पता है, दो परपेंडिकुलर लाइन से इस तरीके से बनता है कार्टेशियन प्लेन। बात समझ में? और ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती है, ये है पॉइंट ओ, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। ये क्या है आपका? ये ओरिजिन है। ठीक है, मैं यहां पे ये पॉइंट ओ हो गया, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये ओ क्या है? ये आपका ओरिजिन है। और ओरिजिन का मतलब होता है, हिंदी में हम कहते हैं इसको मूल बिंदु। ये बात समझ में आई कि नहीं? मूल बिंदु। क्लियर है? कोई डाउट? तो किसी भी पॉइंट की तरीके से लोकेशन 2 डायमेंशन में बताने के लिए हमने एक प्लेन बना लिया, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, दोनों लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन का इंटरसेक्शन है, जहां पे दोनों लाइन किसी को काटते हैं वो आपका ओरिजिन हो गया। अगर हम ओरिजिन से इस साइड चलेंगे तो ये जो है ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये बात सभी को पता होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बहुत ज्यादा समय बेवजह की फर्जी बातों में वेस्ट नहीं करेंगे, जो टू द पॉइंट चीजें मैं एकदम आपको वही बताऊंगा। ये उस साइड मूल बिंदु से अगर इस साइड से चलेंगे आप तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन इस साइड आएंगे तो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर आप मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो ऊपर डायरेक्शन जा रही है आपकी वाई एक्सिस है, दिस इज योर पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक बात है, और ये हो जाएगा आपका माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस। बात समझ में आई कि नहीं? नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये हमने इस तरीके से एक लोकेशन बना ली। ये बात समझ में आई? यहां तक किसी भैया को, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो रहा हो? कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक बात है। चलिए अब यहां पे आप कोई भी पॉइंट बना दो, मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो आप इन पॉइंट की लोकेशन इन एक्सिस के माध्यम से बड़ी आसानी से बता सकते हो। और वो कैसे बताओगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ओरिजिन है, अगर मैं ओरिजिन से इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कुछ दूरी चला तो सपोज ये 1 यूनिट हो गई, 1 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, यूनिट में मानते हैं डिस्टेंस को, ये 1 यूनिट हो गई। थोड़ी दूर और आगे चला तो ये 2 यूनिट डिस्टेंस होगी, 3 यूनिट डिस्टेंस होगी, 4 यूनिट डिस्टेंस होगी, आपकी 5 यूनिट डिस्टेंस होगी। सही बात है। अगर मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इस तरीके से ऊपर की ओर चलता हूं तो देखिए वाई एक्सिस पे 1 यूनिट डिस्टेंस चले, 2 यूनिट डिस्टेंस चले, 3 यूनिट डिस्टेंस चले, 4 यूनिट डिस्टेंस चले। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? तो ये जो डिस्टेंस का जो यूनिट वाला पैरामीटर है सेम लेना है। ऐसे नहीं कि इसकी 1 यूनिट और इसकी 1 यूनिट में कोई फर्क है, सेम चीजें हैं। अगर आप नेगेटिव एक्सिस में इधर की तरफ आओगे तो आप 1 यूनिट डिस्टेंस चले, लेकिन नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से। बोलो कोई डाउट है? अगर आप नेगेटिव वाई एक्सिस में देखिए, यहाँ पे -1 वाई एक्सिस पे चले हैं, यहाँ पे -2 चले, यहाँ पे -3 चले हैं, यहाँ पे -4 चले, यहाँ पे -5 चले। ठीक बात है, कोई दिक्कत इसमें? सभी को, स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है ना? अब सपोज मैं आपसे कहूं कि आप एक पॉइंट की लोकेशन बताइए जिसके कोऑर्डिनेट 4,3। आप एक पॉइंट की लोकेशन बताइए जिसके पॉइंट 4, जिसके कोऑर्डिनेट 4,3। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? 4,3 छोड़िए, पहले हम 4,0 पे बात करते हैं, 4,0 पे बात करते हैं। तो यहां पे किसी भी पॉइंट को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, किसी भी पॉइंट P को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट द्वारा, नाम है इनका x और y। किसी भी पॉइंट P को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट द्वारा x और y, जहां पे ये जो x है इसको बोलते हैं हम एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। और ये जो y है इस y को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। बात समझ में आई कि नहीं? एब्सिसा को हिंदी में कहते हैं हम भुज, एब्सिसा को हिंदी में क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और ऑर्डिनेट को हम हिंदी में कहते हैं कोटि। ठीक है, मैं हिंदी नाम भी इनका बता रहा हूं, एब्सिसा भुज और ऑर्डिनेट कोटि। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगी, बस आपको रिवीजन करा रहा हूं कि किसी पॉइंट की लोकेशन इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट द्वारा बताई जाती है, x, y, जिसमें x जो है फर्स्ट ये एब्सिसा भुज हो गया एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनेट, आपका कोटि हो गया। क्लियर है? बात समझ में आई है? जैसे कि हम पॉइंट की लोकेशन बतानी है 4,0, तो ये जो 4 डिस्टेंस है, ये जो है एब्सिसा जो है इसको हम चलते हैं x एक्सिस पर, और ये जो 0 है इसको हम चलते हैं y एक्सिस पर। ये जो 4 जो है इसको हमको चलना है x एक्सिस पर, और ये जो 0 है इसको हमको चलना है y एक्सिस पर। तो हमको 4 यूनिट डिस्टेंस जाना है x एक्सिस पर, लेकिन 4 कैसा है? प्लस का 4, 4 कैसा है? प्लस का 4। तो हम पॉजिटिव x एक्सिस में 4 यूनिट डिस्टेंस जाएंगे। तो देखिए ये मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0।
ठीक है, 0,0 माना गया मूल बिंदु में कोऑर्डिनेट को 0,0। अगर हमको कोऑर्डिनेट इसके हमको 4,0 पॉइंट पर जाना है तो ये एक्स एक्सिस क्या प्लस है पॉजिटिव 4, तो एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट डिस्टेंस चलोगे तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, तो यहां पर ये 4 यूनिट आ गया एक्स एक्सिस पे। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पर हमको कितना चलना है, वाई एक्सिस पे कितना चलना है 0, तो 0 तो हम चलेंगे ही नहीं, तो यानी कि ये जो पॉइंट होगा इसी की लोकेशन क्या हो जाएगी तुम्हारी 4,0। ये बात समझ में आई, इतनी सिंपल सी बात है, क्लियर है ना। एक बार मैं फिर से दूसरा पॉइंट लेके आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कि आपको चलना है 0 या 0,3, आपको वो पॉइंट की लोकेशन बतानी है जिसके कोऑर्डिनेट 0,3 है, तो दिस एक्सिस है 0 एंड ऑर्डिनेट इज 3। आपको एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस चल रही है दैट मींस 0, और आपको वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस चल रही है दैट मींस 3, ऑर्डिनेट कोट इज 3। आपको एक्स एक्सिस पर 0 डिस्टेंस चलना है तो ये ओरिजिन है, तो आप इधर जाओगे या इधर जाओगे तो 0 से समथिंग बड़ा हो जाएगा, तो आपको एक्सिस पर तो मूव करना ही नहीं है, आपको केवल और केवल वाई एक्सिस पर चलना है। वो कितना प्लस का 3, प्लस दिख रहा है ना, तो +3 पॉजिटिव वाई एक्सिस इधर है, तो वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट डिस्टेंस जाएंगे 1 2 3, तो दिस पॉइंट विल बी 0,3। क्लियर है बात समझ में, दिस पॉइंट विल बी 0,3। तो आपको इस तरीके से इन पॉइंट की लोकेशन को डिनोट करना होता है, जो बातें आपको पता होंगी, ठीक है ना। अब सपोज मैं आपसे एक पॉइंट पूछ लेता हूं, कौन सा पूछ ले हम, आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, पॉइंट की लोकेशन बतानी है जिसके कोऑर्डिनेट 5,4 है, जिसके कोऑर्डिनेट जो है 5,4 है, जिसके निर्देशांक 5,4 है। कहां पे होगा वो पॉइंट, तो देखिए यहां पे इस पॉइंट का जो एब्सिसा है, ये जो भुज है ये 5 है, इस पॉइंट का जो कोटि है ये कितना 4, तो आपको भुज पर यानी कि एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चलनी है पॉजिटिव 5 यूनिट प्लस में, तो ये ओरिजिन से 5 यूनिट प्लस चलोगे 1 2 3 4 5, तो आप यहां पे आगे इस लाइन इस पॉइंट पे आगे, सही है यहां पे। अच्छा कोटि कितना दिख रहा है मुझे 4, तो मुझको वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस चलनी है वो कितनी है 4, वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चलनी है 4, लेकिन प्लस में प्लस का 4, तो वाई एक्सिस पर चलोगे 1 2 3 4, तो कहां पे आ गया आप यहां पे, तो इसको यहां पे इस तरीके से आगे बढ़ाइए, ठीक बात है, और इसको यहां पे इस तरीके से आगे बढ़ाइए, तो ये दोनों जो लाइन है ये कहां पे आके मिले यहां पे। अगर मैं इस पॉइंट को गौर से देखूं तो इस पॉइंट की अगर मैं एक्स एक्सिस पे मूवमेंट देखूं तो 1 2 3 4 5, कितनी यूनिट एक्स एक्सिस पे मूवमेंट 5 यूनिट की। अगर मैं वाई एक्सिस पे इसकी मूवमेंट देखूं तो कितनी यूनिट है 1 2 3 4, पैरेलली कितनी है 4, तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होंगे 5,4 होंगे। क्लियर, कोई डाउट है भैया इसमें किसी भी स्टूडेंट को, तो इस तरीके से आपको पॉइंट को नोटेशन करना होता है, ठीक बात है, जिसमें ये आपका जो एक्सिस है और ये क्या होता है आपका ऑर्डिनेट। क्लियर है बात, चलिए अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज और बताता हूं कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सभी को पता होगा, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसकी बात करें देखिए 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक बात। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है आपका, ये भैया हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, तो इसको बोलेंगे कि ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है बात समझ में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट है P, तो उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पर भी पॉजिटिव डिस्टेंस चलोगे और वाई एक्सिस पर भी पॉजिटिव डिस्टेंस चलोगे, तो ये हमेशा प्लस प्लस होगा, इतनी बात सभी को पता है। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पर कितनी क्या डिस्टेंस चलोगे नेगेटिव, लेकिन वाई एक्सिस पर ही डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स तो तुम्हारा ये एब्सिसा तो नेगेटिव होगा, लेकिन जो आपका ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप एक्स एक्सिस पर भी नेगेटिव डिस्टेंस चलोगे, वाई एक्सिस पर भी नेगेटिव डिस्टेंस चलोगे, यानी कि यहां पर जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट के ये माइनस माइनस होंगे, इतनी बात समझ में आती है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स एक्सिस पर भी आप कितनी पॉजिटिव डिस्टेंस चलोगे, लेकिन वाई एक्सिस पर चूंकि नीचे जाना है तो नेगेटिव डिस्टेंस चलोगे, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो एक्स ये प्लस और माइनस हमेशा। तो ये बात समझ में आई आपको, कोऑर्डिनेट वाली सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूं, ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो, अगर आप एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो, चाहे मैं यहां लो यहां लो यहां लो यहां लो, कहीं भी कोई पॉइंट ले लिए, तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। आप एक्स एक्सिस पर कोई भी बिंदु लोगे उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर आप कोई डिस्टेंस नहीं चल रहे हो, क्योंकि पॉइंट कहां है आपका एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है, एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है वाई बराबर 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये होती है एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई, क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस पर चाहे आप कोई भी बिंदु लो, यहां पे यहां पे यहां पे कहीं भी कोई बिंदु लो, तो उस बिंदु का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। ओके, अगर पॉइंट y एक्सिस पे तो x एक्सिस पे आप कोई डिस्टेंस नहीं चल रहे हो, यानी कि y एक्सिस पर स्थित हर बिंदु का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि y एक्सिस की जो इक्वेशन जो समीकरण होती है वो होती है x बराबर 0। क्या होती है x बराबर 0। इतनी सी बात समझ में आ रही है। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु। क्लियर है, कोई डाउट। यहां पे इस कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी कोई पॉइंट हो सकता है, उसकी लोकेशन इस क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। कोई भी पॉइंट P है तो उसको डिनोट करते हैं हम एक स्पेशल तरीके से, दैट मींस x, y, जहां पर x क्या है, ये आपका एब्सिसा है, x क्या है आपका, ये एब्सिसा है, ठीक है, ABSCISSA, और ये जो y है y आपका ऑर्डिनेट है, y क्या है आपका ऑर्डिनेट है। इतनी सी बात सभी को समझ में आती है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। ठीक, चलिए, तो ये सब बेसिक सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, आपको आती भी होंगी। अब इसी पर बेस देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यही रहेगा, क्लियर है, कि मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसी पर बेस हम सवाल कर लेंगे, फिर मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फिर हम उसी पर बेस सवाल कर लेंगे। क्लियर है, यहां तक सभी को थोड़ी समझ में आई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
जैसे कि सबसे सरल क्वेश्चन जो आपके सामने बनेगा, और पेपर में ऐसा सवाल पूछा भी जा चुका है, हालांकि पेपर में तो ये सवाल पूछा जा चुका है कि आपके सामने सपोज को भी एक पॉइंट दे दिया 4,-3, आपके सामने एक पॉइंट दे दिया 4,-3, आपसे पूछ लिया कि इस पॉइंट का एब्सिसा बताइए, आपसे पूछ लिया इस पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, तो एब्सिसा क्या होगा इसका, भुज 4। अगर आपसे पूछ लिया इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा, कोटि क्या होगी, कोटि, तो इस पॉइंट की कोटि क्या हो जाएगी, -3। क्लियर ना, ये -3। पेपर में ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि अगर कोई पॉइंट इस तरीके से 4,-3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से चतुर्थांश में होगा। तो मुझे बताइए कि अगर ये 4 है तो एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चलोगे, प्लस का 4, एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चलोगे, प्लस का 4, लेकिन वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चलोगे, नीचे की तरफ -3, तो 4,-3 जो पॉइंट है वो यहां पे नहीं आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो इस पॉइंट की जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर आप कितनी डिस्टेंस चलोगे, प्लस का 4, और वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चलोगे, -3, दोनों जो पॉइंट है वो यहां पे आके मिलेंगे ना, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो ये सवाल पूछा जा चुका है, सीधे एब्सिसा ऑर्डिनेट भी आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए, सवाल ऐसे थोड़ा सा घुमा फिरा के दे सकता है, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ ये रहा, ये आपके सामने पॉइंट है, इज ट्वाइस ऑफ इट्स एब्सिसा। एक पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है, जो कोटि है, उसके भुज का 2 गुना है, तो आपको एब्सिसा के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ये सवाल है, ठीक है। सवाल बड़ा ही सरल है। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि एक पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, 5k+1, ये हो गया आपका कोटि, ये तुम्हारे एब्सिसा का डबल है। एब्सिसा क्या है भाई, 2k-3, एब्सिसा क्या है, 2k-3, इसका जस्ट क्या है, डबल। ये बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन कितना आसान है, आपको बस पता होना चाहिए कौन सा भुज है, कौन सा कोटि है। ये भुज है, ये कोटि है, एब्सिसा ये ऑर्डिनेट है, तो ऑर्डिनेट इज ट्वाइस ऑफ एब्सिसा, ये साफ साफ दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम गौर से देखें तो 5k+1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4k-6, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7। k इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, -7। अगर आपसे k की वैल्यू पूछी जाती तो आपका सीधा सा आंसर क्या होता, -7, और ये आपका उत्तर हो जाता। क्लियर है ना, -7। लेकिन आपसे इसने पूछ लिया कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स एब्सिसा, तो इस पॉइंट के एब्सिसा के कोऑर्डिनेट क्या है, तो एब्सिसा क्या है, 2k-3, k की वैल्यू -7 है, तो यहां पर रख देंगे -7, 2, -14 और 3, -17, तो -17 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है। बोलिए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हुई हो, क्वेश्चन बड़ा आसान था, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ अब एक चीज और समझेंगे हम लोग ध्यान से, मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट, कहां पे पॉइंट की लोकेशन होगी, एब्सिसा ऑर्डिनेट मैंने आपको डिस्कस किया। आप देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ठीक। ये जितना भी जो मैंने पैटर्न अरेंज किया है, ये एनसीईआरटी से मैंने लिया है, जिस वे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसी ऑर्डर में मैंने पूरा कंटेंट बनाया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है ना। बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है, बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है भाई। क्या मतलब है इस बात का, देखिए किसी भी पॉइंट का ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ही उस पॉइंट का पोलर फॉर्म है, किसी भी पॉइंट का ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ही उस पॉइंट का पोलर फॉर्म है। ये बात आपको समझ में आती है, नहीं समझ में आती है ना, ठीक है। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, जैसे कि हमने यहां पे एक इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच ली, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस है अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है ना। और ये हो गया भैया आपका ओरिजिन O, ये हो गया आपका ओरिजिन O। तो यहां पे कहीं भी कोई पॉइंट हो सकता है इस कार्टेशियन प्लेन में, सपोज यहां पे पॉइंट हो गया आपका P, यहां पे पॉइंट हो गया आपका छोटा सा P x, y, यहां पे पॉइंट हो गया आपका P x, y। तो इस पॉइंट P की वैसे तो हम लोकेशन बता सकते हैं यहां पे, लेकिन इस पॉइंट को लोकेशन को हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। पोलर ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इस पॉइंट का जो है वही क्या है, इस पॉइंट की पोलर फॉर्म है। अब कैसे, मैं इस पॉइंट से पास होता हुआ और मैं एक ऐसा सर्कल खींच सकता हूं जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो, मूल बिंदु। क्या मैं कोई एक ऐसा सर्कल खींच सकता हूं जिसका जो सेंटर हो वो ओरिजिन हो और जो इस पॉइंट P से पास करे, तो आप बोलोगे हाँ आप बिल्कुल एक ऐसा सर्कल खींच सकते हो। वो सर्कल जो होगा कुछ स्टेप्स होगा, बोले कोई दिक्कत है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, समझ में आई ना बात। तो ये एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, मैं थोड़ा ढंग से खींच देता हूं, ठीक है। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, जिसका सेंटर है ओरिजिन, क्लियर है ना बात। और जो पॉइंट P, XY से होके जाता है, क्लियर। और सपोज इस सर्कल की जो रेडियस है वो है स्मॉल r, तो ये होगी सर्कल की रेडियस जो कि है स्मॉल r, ठीक बात है। और यहां पे ये क्या है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लियर बात है। और ये जो रेडियस और ये जो हमने इस पॉइंट P को जो ओरिजिन से मिला है, ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, सपोज ये जो एंगल बना रही है, ये एंगल है आपका थीटा, दिस एंगल इज थीटा, बोलो कोई डाउट, दिस एंगल इज थीटा। बात समझ में आई, आपको हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेना है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपको एंगल लेना है। यहां पे जो पॉइंट है P XY, ठीक है, और हमने ओरिजिन को एक लाइन मिलाई है, जो एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये क्या है आपका थीटा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर सपोज इस तरीके से x और y दे रखे, तो एक्स एक्सिस पे ये जो दूरी होगी, दिस डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी आपकी x, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी x। इस पॉइंट के जो y कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल y दे रखा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी स्मॉल y, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी स्मॉल y। और ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, दैट मींस ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से जो रेडियस स्मॉल r की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो क्या होगी, √x² + y², ये होगी।
क्लियर है? इसमें जो रेडियस स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस आर। यहां तक बात समझ में आ रही है? बहुत सरल और सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, इस अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं सपोज कॉस थीटा लगाऊं, कॉस थीटा, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा लगाऊं तो आप क्या कहोगे? कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो cos थीटा क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनस। तो एंगल थीटा के लिए बेस क्या है? x, और हाइपोटेनस क्या है? स्मॉल r। तो cos थीटा बराबर क्या होगा? x बटे स्मॉल r। तो यहां से x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? r cos थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आएगी? स्मॉल r cos थीटा। अगर मैं इसी ट्रायंगल में अगर साइन लूं, क्या लूं? साइन। क्या ले हम यहाँ पे? साइन थीटा। तो अगर हम इसी ट्रायंगल में साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर है y और हाइपोटेनस स्मॉल r। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा y बटे स्मॉल r। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी भैया वो हो जाएगी r साइन थीटा। y की वैल्यू क्या होगी आपकी? r साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर इस पॉइंट P के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो क्या है? तुम्हारे x, y। लेकिन अभी अगर मैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म की बात करूं, इसकी पोलर फॉर्म की बात करूं, तो x मैंने क्या निकाला है? x इज नथिंग बट r cos थीटा। तो x इज नथिंग बट r cos थीटा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? और y क्या है? y इज नथिंग बट r sin थीटा। तो ये r cos थीटा और जो r sin थीटा है, यही क्या है? पॉइंट P का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, और यही क्या है? पॉइंट P की पोलर फॉर्म है। r cos थीटा, r sin थीटा, जहां पे r क्या है? इस सर्कल की रेडियस है, जो कैसे निकलेगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। r क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई समस्या है? क्लियर? कहां से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो स्पेस में ऐसे कहीं भी कोई पॉइंट हो सकता है, इस कार्टेशियन प्लेन में उससे पास करता है एक सर्कल जरूर होगा, उस सर्कल की रेडियस स्मॉल r है। cos थीटा sin थीटा कहां से आया? मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छा, यहां से एक चीज जो निकल सकती है कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, यहां से डिवाइड कर दूं, तो tan थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा क्या आ जाएगा? अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे, tan थीटा r sin थीटा बटे r cos थीटा, r कट जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा y बटे x। tan थीटा कितना हो जाएगा आपका? y बटे x। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, tan थीटा कितना हो जाएगा? y बटे x। क्लियर? कोई समस्या है तो यहां पे किसी भी पॉइंट P के जो पोलर फॉर्म है वो क्या है? r cos थीटा r sin थीटा, जहां पे r क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां पे थीटा जो है टेंजेंट ऑफ थीटा क्या है? नथिंग बट y बटे x। y बटे x। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो ये थी पोलर फॉर्म। अब इसी पर बेस्ड हम एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 4 रूट 3 12। आपके सामने पॉइंट दे रखा है, आपको इस पॉइंट के क्या बताने हैं? पोलर कोऑर्डिनेट बताने। तो सबसे पहले मैं इसको बताता हूं मेथड से। हालांकि अभी तक पेपर में इस पे सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर मैं बताऊंगा इसको सीधा भैया ऑप्शन से, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट के 4 रूट 3 12 के क्या बताने? ध्रुवीय निर्देशांक बताने, पोलर कोऑर्डिनेट बताने। तो भैया मुझे बताइए आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो अभी मैंने समझाया कि अगर 4 रूट 3 और 12 है, ठीक है, तो स्मॉल r क्या होगा? स्मॉल r क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो ये 16 है, और ये तुम्हारा 4 का स्क्वायर 16 है, 48। समझ में आ रही बात? और 12 का स्क्वायर यानी कि 144, यानी कि 48 इंटू 3। ये बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, समझ में आया ना। चलिए, तो यहां से 48 और यहां से 48, तो यहां से ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 48 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 48 हो गया, 12 का स्क्वायर 144, तो 48 इंटू 3 हो गया। तो ये 48 को 48 इंटू 4 हो गया, 4 का अंडर रूट 2 आ गया। 48 में तुम्हारा 16 छिपा होता है, उसका अंडर रूट कितना जाएगा तुम्हारा? 4 आ जाएगा, 3 बच गया रूट 3, तो ये आ जाएगा 8 रूट 3। 8 रूट 3। क्लियर ना। तो r की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 8 रूट 3। क्लियर? कोई समस्या है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? की बात समझ में आ रही? कहां से आया? यहां से आया, दिख रहा है ना। r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये x है, ये y है, इसका r एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा? रेडियस आ जाएगी सर्कल की, ठीक है। तो ये आ गया आपका r। यहां तक बात समझ में आई? हालांकि आप इसको इस तरीके से कर सकते थे, यहां पे ये 4 रूट 3 और 12 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता? 4 रूट 3 4 रूट 3 इंटू रूट 3। 4 रूट 3 इंटू रूट 3, बोलो कोई समस्या इसमें? लिख सकते हो 4 रूट 3 4 रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे बस इसका ट्रिपलेट ही तो निकालना है, मुझे हाइपोटेनस ही तो निकालना है। तो 4 रूट 3 यहां भी, 4 रूट 3 यहां भी, तो 4 रूट 3 तो आएगा ही आएगा। अब यहां पे बचा क्या? यहां पे बचा 1, यहां पे बचा रूट 3, तो 1 और रूट 3 का जो अगर मैं हाइपोटेनस निकालूं तो क्या होता है? तो आप कहेंगे कि 2 होता है। तो 4 रूट 3 इंटू 2 क्या आ गया? रेडियस r की वैल्यू आ गई 8 रूट 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास r आ चुका है। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए थीटा। तो tan थीटा मैंने आपको बताया, tan थीटा क्या होता है? y बटे x। tan थीटा क्या हो जाएगा? y बटे x। यहां पर y क्या है भैया? y दिख रहा है आपको 12, x क्या है भैया? x है आपका 4 रूट 3, x क्या है? 4 रूट 3। आप डायग्राम भी बना सकते थे, 4 3 12, 3 बाई रूट 3 हो जाएगा रूट 3। तो यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा? रूट 3। तो थीटा की वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। अगर tan थीटा रूट 3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। बस खत्म। आपको पोलर फॉर्म बतानी इस पॉइंट की, तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी? r कितना? 8 रूट 3 cos थीटा। cos थीटा का मतलब cos 60, कॉमा r sin थीटा यानी कि 8 रूट थीटा, 8 रूट 3 sin थीटा मतलब sin 60। तो 8 रूट 3 cos 60, कॉमा 8 रूट 3 sin 60, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन आपको दिखता है। 8 रूट 3 cos 60, कॉमा 8 रूट 3 sin 60 डिग्री। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, कुछ स्टूडेंट यहां पे देखिए, अगर आप यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे cos 60 sin 60 की, तो वापस से आप इसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे यहीं पर। भैया cos 60 क्या होता है? 1 बटे 2, 1 बटे 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 रूट 3। sin 60 क्या होता है? रूट 3 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा वापस से 12। तो आप यही 4 रूट 3 12 पर ही वापस आ जाएंगे।
आप बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं, बस हमने यहां पे इसको लिखा है किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, और यहां पर लिख दिया हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, तो पोलर फॉर्म हो गया, कोई नई बात नहीं है। क्लियर? यहां पे cos sin की वैल्यू पुट कर देंगे तो वापस आप यहीं पे आ जाएंगे। तो ये तो इसको सॉल्व करके कर रहे हैं। दूसरी बात ऑप्शन से कर लीजिए, ऑप्शन से, ठीक है भाई, जो ऑप्शन आपको सेम चीज दे दे, वैल्यू पुट करने पे 4√3,12 दे दे, वही आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है? तो आप देखिए पहले कॉस आता है फिर साइन आता है, कॉस आता है फिर साइन आता है, मतलब आपका आंसर ये तो है नहीं, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? cos 30, यहां पे cos 30 दे रखा है, तो ना तो ये भैया आपका आंसर होगा, ये भी आपका नहीं बैठेगा, फिर केवल बी ही ऑप्शन 4√3,12 देगा और ये आंसर हो जाएगा। आप वैल्यू पुट करेंगे cos और sin की, तो ये आपके 4√3,12 केवल बी ऑप्शन बनेगा। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट। ओके, अब एक बहुत सिंपल से और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, दो कंसेप्ट मैं आपके सामने बता चुका हूं। थर्ड बात समझते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये बात समझ में आती है? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो सपोज स्पेस में यहां पे कार्टेशियन प्लेन में अगर दो पॉइंट P इस तरीके से है कि P है x1, y1, P के कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, वहीं पर एक दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ये अलग अलग दो पॉइंट है, अलग अलग दो पॉइंट इस तरीके से P और Q। तो अगर मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस D निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका PQ, PQ, दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी PQ। तो PQ की जो लेंथ होगी, पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि आया कहां से। तो ये हो जाएगा कुछ भी नहीं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर आपको ये याद भी होगा, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस D की जो वैल्यू होती है PQ वो है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप किसी में से भी किसी को हटा दीजिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर करेंगे सेम ही आएगा, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर सेम ही चीज है, ठीक है ना? अब ये आया कहां से, इस पे हम एक बार देख लेते हैं सिंपल सी चीज कि सपोज मैं आपके सामने यहां पर, सुनते रहना मेरी बात को गौर से, इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूं आपके सामने, ठीक है? क्लियर है? ये बना दिया हमने, ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है? दिस वन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस वन इज नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका ओरिजिन ओ, मूल बिंदु, ठीक है ना? अब मैंने यहां पर दो पॉइंट ले लिए, सपोज ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट हो गया आपका, यहां पर है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये बात समझ में आती है, ठीक है? और यहां पे मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया Q, जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो मुझे बताइए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी एक्चुअली है क्या? तो पॉइंट P और पॉइंट Q को ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है? तो यही इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो आपको यही निकालना है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को ना? अब गौर से देखिए, मैं यहां पे इस तरीके से इसको परपेंडिकुलर ये डालूंगा और मैं यहां पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डालूंगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं पॉइंट P की बात करूं तो एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चल रही है आपको x1, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी x1। ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलो कोई डाउट है? अगर मैं पॉइंट Q का यहां पे x कोऑर्डिनेट x2 है, तो आप ये जो डिस्टेंस चलेंगे यहां से यहां तक की पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कितनी हो जाएगी x2, क्या हो जाएगी x2। बात समझ में आई? तो मुझे बताइए फिर ये डिस्टेंस कितनी बची, तो आप कहेंगे ये डिस्टेंस होगी x2 - x1। ये डिस्टेंस कितनी होगी? x2 - x1। क्लियर? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक? सो दिस कांटा डिस्टेंस इज नथिंग बट x2 - x1। क्लियर है? सही बात यहां पे? अच्छा, अगर मैं यहां पे पॉइंट P की अगर मैं y डिस्टेंस की बात करूं, y एक्सिस पे जो डिस्टेंस चलो, तो ये कितना है तुम्हारा y1। अगर पॉइंट Q की बात करूं तो इसका y कोऑर्डिनेट y2 है, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी यहां पे y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तुम्हारी y2। दिस डिस्टेंस इज y2, ठीक है? क्लियर है ना? तो अगर मैं यहां से इस तरीके से एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन खींच दूं, ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का भैया, ये एंगल आपका 90 डिग्री का, तो ये x2 - x1 है, तो ये भी कितना होगा आपका x2 - x1 ही होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है? ये भी आपका x2 - x1 ही होगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ये कंप्लीट y2 है, ये y1 है, तो ये कांटा डिस्टेंस छोटी सी कितनी बची? क्या ये y2 - y1 नहीं बची? क्या ये y2 - y1 नहीं बची? सिंपल सा y2 - y1, ये कंप्लीट y2 है, ये y1 है, तो कितना बचा? y2 - y1 बचा। अब आपका जो चीज है, रिजल्ट है वो आ चुका है। ये डिस्टेंस कितनी? x2 - x1, ये डिस्टेंस कितनी? y2 - y1, ये बीच में एंगल कितने का? 90 डिग्री के। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो PQ है, पाइथागोरस थ्योरम से जो PQ है, क्या PQ की लंबाई पाइथागोरस थ्योरम से √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये नहीं होगी क्या? तो PQ की जो लेंथ होगी पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगी? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कहां से आया वो आपके सामने दिख रहा है, सिंपल सा मैंने आपको डायग्राम खींच के बताया। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंप्लीट कर लिया, वहां से PQ आ गया आपका। तो इस तरीके से आप किसी भी दो पॉइंटों के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। पेपर में इस पर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है? क्लियर है बात यहां तक? अच्छा, मैं आपको यहीं से एक स्पेशल केस भी बता देता हूं, ठीक है? सपोज ये मैंने आपके सामने दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, ठीक है? और ये हो गया आपका ओरिजिन O, और यहां पे ये पॉइंट हो गया आपका Px, y, पॉइंट Px, y, ठीक है? तो अगर आप ओरिजिन O से इस पॉइंट Px, y की डिस्टेंस निकालेंगे, तो सभी को पता है कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होते हैं? 0, 0।
ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है 0,0 और मूल बिंदु से अगर आप इस पॉइंट पी को यहां पे इस तरीके से मिलाएंगे तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। तो एक्चुअली में अगर ये पॉइंट पी की अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये स्मॉल एक्स होगी, दिस डिस्टेंस विल बी स्मॉल एक्स, और ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी वाई होगी। तो मूल बिंदु से पॉइंट पी की जो दूरी है वो क्या आएगी हमेशा √x² प्लस y²। क्लियर है, कोई डाउट है भैया इसमें किसी भी स्टूडेंट को? चाहे तो आप फॉर्मुला भी लगा सकते हो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ओपी की जो वैल्यू वो हमेशा यही आने वाली है √x² प्लस y²। क्लियर, कोई समस्या इसमें आसान सी बात है। ठीक है, चलिए इसी पर बेस्ड बहुत सरल छोटे छोटे से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे आपके सामने सवाल दिख रहा है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। आपके सामने दो पॉइंट दे रखे हैं और आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है। आपके सामने दो पॉइंट दे रखे हैं, आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो पॉइंटों के बीच की दूरी जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला सभी को आता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, दिस माइनस दिस करोगे, दिस माइनस दिस करोगे तो मुझे बताइए क्या होगा। दिस माइनस दिस करोगे तो 7 के से 7 के कट जाएगा, 2 - 3 और ये 2 - 3 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा और 2 + 3 यानी कि 5 का स्क्वायर आएगा। अरे समझे, बोलो समझे, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक नहीं समझे कैसे हुआ भैया? अगर आप इसमें ये माइनस करोगे, इनका डिफरेंस लोगे तो 7 के कट जाएगा ना, और ये 2 + 3 5 स्क्वायर हो जाएगा, 2 + 3 5 5 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, चलिए अब आप y2 - y1 कर लो, चाहे y1 - y2 का होल स्क्वायर करो। जब आप इनका डिफरेंस लोगे तो -3 के से -3 के तो कट जाएगा ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब डिफरेंस लोगे -3 के से +3 के। ये प्लस का 5 है और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 7, तो 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 13, तो 13 यूनिट आ जाएगी आपकी इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, जो कि सी ऑप्शन होगा। तो पेपर में इस तरीके से घुमा फिरा के सवाल आएगा, डायरेक्ट बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको डायरेक्ट दे देगा सीधे सीधे, वो तो कोई भी कर लेगा। तो सवाल वही है लेकिन उसको लिखने का तरीका आपको थोड़ा सा अलग दिया है। ठीक है ना, क्लियर है? बताइए कोई समस्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को? हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना है 5 का स्क्वायर हो गया। इनका डिफरेंस लिया तो कितना आ जाएगा आपको 12 आ जाएगा, -3 के +3 के कैंसिल आउट, 5 + 7 12, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, सभी को बात पता है। तो डिस्टेंस कितनी आएगी दोनों बिंदु के बीच की दूरी 13 यूनिट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जल्दी से करेंगे, क्वेश्चन बहुत सरल है, क्वेश्चन बहुत सरल है और ये आपके 2017 प्री के पेपर का एज इट इज पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है, जल्दी से बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2.4,8 एंड k, -40 13 यूनिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपके सामने दो पॉइंट है, इनके बीच की दूरी 13 यूनिट है, तो k का मान क्या? अगर इनके बीच की दूरी 13 यूनिट है तो सिंपल सा मुझे बताइए कि यहां से कितना आएगा। इसको बेसिक से करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 4 - k का होल स्क्वायर प्लस यहां पे इनका डिफरेंस लोगे तो 12 का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा तुम्हारा 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर ही हो जाएगा, या फिर भाई अगर आप यहां पे इस तरीके से अंडर रूट लोगे तो ये वैल्यू 13 हो जाएगी ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर डिस्टेंस 13। तो यहां पे 4 - k का होल स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर - 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर - 12 स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 25। क्लियर है, दोनों तरफ से अगर आप अंडर रूट लोगे तो 4 - k की जो वैल्यू आएगी वो +-5 होगी। 4 - k की जो वैल्यू होगी क्या वो +-5 नहीं होगी? दोनों चीजें आपको लेनी है, +-5। क्लियर है, +5 भी -5 भी, ठीक है ना। तो अगर आप 4 - k की वैल्यू को 5 मानते हो, 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका -1। लेकिन अगर आप 4 - k की वैल्यू को -5 मानते हो तब इसका आंसर आ जाएगा 9। तो k की दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो -1 होगी या फिर 9 होगी। तो -1 भी सही है, 9 भी सही है, आंसर आ जाएगा A एंड B बोथ, दोनों ही वैल्यू यहां पर पॉसिबल है। ये बात समझ में आई? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हालांकि पेपर में जो सवाल आया था उसमें केवल -1 आपको दे रखा था आंसर, 9 को उसमें कंसीडर नहीं किया गया, तो उसमें 4 - k की वैल्यू केवल +5 ली गई थी। ठीक है, लेकिन आंसर जो पॉसिबल हो सकते हैं वो दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकता है कि पेपर में आपको दूसरी बार 9 देखने को मिल जाए, तो -1 और 9 दोनों ही सही है। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से डिटेल में ना लेके शॉर्ट में भी कर सकते थे कि दो पॉइंटों के बीच की दूरी 13 यूनिट दिख रही है, यानी कि ट्रिपलेट सेट किया गया होगा, जरूर 5 12 13 का ट्रिपलेट सेट किया गया होगा। क्लियर है, 5 12 13 का ट्रिपलेट सेट किया हुआ। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 4 - k दिखता है, ये मुझे 12 दिखता है, तो 8 और इनका डिफरेंस 12। भैया सभी लोगों को पता है ना कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होता है 13 का स्क्वायर। तो मुझे यहां पर 12 तो दिख गया, इन दोनों का डिफरेंस 8 + 4 12 तो दिख गया। तो मुझे बाकी ये जो क्या चाहिए 5 चाहिए, क्या चाहिए 5 चाहिए। तो ये जो है तुम्हारा 5 बनना चाहिए, इनका डिफरेंस क्या बनना चाहिए 5, या तो 5 बने या फिर -5 बने। बात एक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, -5 का स्क्वायर 25 होता है, तो या तो डिफरेंस प्लस का 5 बनना चाहिए या फिर माइनस का 5 बनना चाहिए। तो यहां पे सिंपल सी बात ये थी कि अगर k की वैल्यू -1 रखोगे तो भी डिफरेंस 5 हो जाएगा, अगर k की वैल्यू 9 रखोगे तो डिफरेंस 4 - 9 -5 हो जाएगा। इस वजह से दो आंसर पॉसिबल। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल इस पे लेंगे सिंपल सा, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, इफ द डिस्टेंस, सेम वैसा ही सवाल, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 17 यूनिट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, आपके सामने दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी 17 यूनिट है, तो बताइए k का मान क्या है। तो डिस्टेंस दे रखे 17 यूनिट, दो बिंदु के बीच की दूरी, k का मान पूछा है। अच्छा, तो यहां पे देखेंगे ये k + 1 है और ये 4 है, ये 9 है, ये -6, तो डिफरेंस लेंगे 15 और इस दिखा 17। तो क्या आप लोगों को पता नहीं कि 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होता है? 8 स्क्वायर 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। तो अल्टीमेटली यहां पे ट्रिपलेट सेट किया गया है 8 15 17 का।
8, 15, 17 का क्या यहां पर ट्रिपलेट सेट किया गया, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है, कोई समस्या नहीं इसमें, किसी को दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 9 प्लस 6 मुझे 15 तो दिख गया। अब मुझे दिखाना है 8, चाहे तो प्लस का 8 स्क्वायर बने चाहे माइनस का 8 स्क्वायर बने, दिक्कत कोई नहीं है। 8 का स्क्वायर भी 64 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर भी 64 ही होगा, प्लस का 64। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्या है इनका डिफरेंस, k-3, इसकी वैल्यू 8 भी हो सकती है और k-3 इनका जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू -8 भी हो सकती है। 15 तो मुझे दिख ही चुका है। ठीक है, तो अगर यहां से देखोगे तो यहां से k की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी कितनी आ जाएगी, k + 1 - 4, ये आ जाएगी तुम्हारी 11 आ गया। और यहां से देखो तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके -5। तो 11 और -5 यानी कि जो सी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हो सकता है कि पेपर में आपको केवल दोनों में से दो आंसर ना देके एक ही आंसर देखने को मिले, प्लस का साइन कंसीडर करें, माइनस का ना करें, लेकिन आंसर आपके दो पॉसिबल होंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? ओके, +8 यहां पे आप कुछ भी करिए, यहां पे आप कुछ भी करिए। +8 का स्क्वायर करोगे तो भी 64, -8 का स्क्वायर करोगे तो भी 64, +15 का स्क्वायर करोगे तो भी 225, -15 का स्क्वायर करोगे तो भी 225। तो इनका जो डिफरेंस है +8 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है, तो दो वैल्यू आएंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना, सवाल नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले आपको पता होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, डिवीजन ऑफ ए लाइन। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, तो उसको देखेंगे ध्यान से। ओके, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। आपको पता होगा, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, या फिर डिवीजन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बोलो चाहे डिवीजन फॉर्मूला बोलो, एक ही बात है। ठीक है, मतलब क्या इसका, इसका मतलब है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। हम एक रेखाखंड को विभाजित करेंगे पर्टिकुलर रेशियो में, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। क्लियर है? डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, बात समझ में आई? ठीक है, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब ये दो तरीके से हो सकता है लाइन सेगमेंट का डिवीजन। एक हो सकता है आपका इंटरनली, एक हो सकता है आपका इंटरनली, और एक हो सकता है आपका आंतरिक रूप से हो गया, दूसरा एक्सटर्नली, बाह्य रूप से डिवीजन, एक्सटर्नली। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? तो पहले मैं आपको ये इंटरनली समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम एक्सटर्नली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले और इंपॉर्टेंट जो है वो इंटरनली डिवीजन ही, जो इंटरनल डिवीजन ही आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लाइन सेगमेंट का इंटरनल डिवीजन। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, गौर से देखिए, सपोज मैं आपके सामने एक लाइन ले लेता हूं इस तरीके से, मैंने आपके सामने एक लाइन सेगमेंट ले लिया इस तरीके से, गौर से सुनते रहना, लाइन सेगमेंट ले लिया हमने इस तरीके से। तो ये भैया हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी। सही है, दो पॉइंट ले लिया हमने। तो यहां पे पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं सपोज x1, y1। ठीक है, और ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x2, y2। पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2। अब इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर बाहर नहीं, कोई पॉइंट यहां पे c है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट c यहां पर है, और इस पॉइंट c के कोऑर्डिनेट है सपोज x, y, कोई पॉइंट c है x, y। इस तरीके से ये है, ये पॉइंट c की ये इस लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि AC से जो आपका BC है, AC से जो CB का रेशियो मैं यहां पे लिख रहा हूं वो m/n। क्या है ये रेशियो? m/n। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो रहा हो तो? डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? सिंपल सी बात है भैया, आपके सामने एक लाइन सेगमेंट है जो इस प्रकार से है। ठीक है, इसके दो एंड पॉइंट ए और बी हैं, x1, y1, x2, y2। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट सी इस तरीके से है, x, y से कोऑर्डिनेट x, y हैं, जो इस लाइन को, लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे ये बताना है आपको, ये m/n है। क्लियर है? कुडाउट? तो ये जो पॉइंट सी है इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, बताओ जरा क्या है आपको, अगर याद हो तो x, y क्या है? क्लियर है? तो ये होता है भैया आपका m की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x2 में, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, mx2 प्लस, पहले मैं x कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं ना, तो m की x2 में मल्टीप्लाई n की x1 में, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? सिंपल सी बात है। अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो m की मल्टीप्लाई देखिए किसमें करेंगे, y2 में, my2 प्लस प्लस n की किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, y1 में, my2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। क्लियर है? सो ये है आपका रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक, तो ये था इंटरनल डिवीजन। इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन में जस्ट इतना सा फर्क है कि यहां पर ये जो पॉइंट सी है ये इस रेखाखंड के ऊपर है, तो ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n के दो पार्ट में बांट दे रहा है। लेकिन अगर ये पॉइंट सी लाइन के ऊपर ना होकर लाइन के बाहर हो, लाइन से इसको मैं आगे बढ़ाऊं चाहे इस तरफ, अगर बाहर होगा तो एक्सटर्नली डिवीजन होगा, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वहां पर बस इतना फर्क आता है कि ये साइन माइनस का हो जाता है और कोई नई बात नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, ये आया कहां से? क्योंकि एक दो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि ये सर रटवा तो दे, तो ये आया कहां से, तो हमको बताइए। तो मैं बता देता हूं कि ये रिजल्ट एक्चुअली में आया कहां से। आप इसको गौर से समझ सकते हैं, ध्यान से। जैसे कि मैं आपके सामने इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूं। ठीक है, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है, ये प्रूफ जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, रट्टा मार लीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका पॉइंट O जो कि ओरिजिन है। ठीक है, अब यहां पे मैंने दो पॉइंट ले लिया आपके इस तरीके से, ये हो गया आपके दो पॉइंट, ये हो गया पॉइंट A, दिस इज x1, y1, दिखा x1, y1। यहां पे ये हो गया पॉइंट B, दिस इज नथिंग बट x2, y2। क्लियर है? अब इसी लाइन पर, लाइन सेगमेंट AB पर एक पॉइंट यहां पर हो गया पॉइंट C, एंड पॉइंट C इज नथिंग बट x, y।
और ये जो पॉइंट सी है इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि AC रेशियो CB m रेशियो n, सेम वही बात जो मैंने आपको फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख दी थी, ठीक है ना, क्लियर है, कोई समस्या इसमें, सिंपल सी बात है। चलिए अगर मैं यहां से इस तरीके से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये एंगल 90 डिग्री जाएगा, मैं पॉइंट सी से यहां पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये एंगल 90 डिग्री जाएगा, मैं पॉइंट बी से यहां पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री जाएगा, ऑल दीज आर 90 डिग्री एंगल, ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। मुझे बताइए कि ये डिस्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे कि ये डिस्टेंस x1 है। मैं पूछता हूं कि अगर पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट x है तो ये डिस्टेंस क्या है, आप कहेंगे ये डिस्टेंस x है। पॉइंट बी की बात करूं तो इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आपकी x2 है। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात यहां तक, ठीक है ना। अब गौर से समझते रहना, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूं तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी x माइनस x1, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x माइनस x1, भैया ये x है ये x1 है तो कितना बचा x माइनस x1, क्लियर है, सिंपल सी बात है। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, तो आप कहेंगे कि ये कंप्लीट डिस्टेंस x2 है और ये x है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x2 माइनस x, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट है भैया इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक, ठीक है ना। अच्छा, मैं यहां पे y के बारे में भी कहानी लिख सकता था कि ये तुम्हारा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डिस्टेंस कितनी है, y1 है, पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट y है, तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि y माइनस y1 हो जाएगी, मैं y के बारे में भी लिख सकता था, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कंप्लीट y2 है, पॉइंट सी का जो y कोऑर्डिनेट है y है, तो ये कितना बचेगा यहां से आता है कि y2 माइनस y बचेगा, इतनी सी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए, क्या आपको यहां पर दो सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल और ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, एक दूसरे के सिमिलर है, भैया ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, और ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। यहां पे अगर ये साइड x माइनस x1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, x2 माइनस x, अगर एक साइड ये x माइनस x1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ पे x2 माइनस x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x2 माइनस x, बोलो कोई दिक्कत, ये बात समझ में आई। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो x माइनस x1 x2 माइनस x, और वैसे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो m रेशियो n है, भैया AC से BC करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी ना दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की, तो यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना है, m रेशियो n, बस यही आपके लॉजिक लगाना था और यहीं से ये चीजें निकल के आती हैं, ठीक है। चलिए तो सिंपल सा आप देखोगे यहां से ये nx माइनस mx1 हो गया इक्वल टू mx2 माइनस mx हो गया, तो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो m प्लस nx इक्वल टू ये n आएगा, सॉरी यहां पे इक्वल टू mx2 प्लस nx1, तो यहां से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, क्लियर है। तो x की जो मान आ गया, x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, तो यही तो था। सेम टू सेम आप y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ठीक है। तो ये था इंटरनल डिवीजन, कहां से ये आया, क्या इसका फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया, और इसकी कंडीशन क्या है कि जो लाइन है, जो डिवीजन, जो सेगमेंट जो आपको डिवाइड करना है वो लाइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और ये इसका पूरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, क्लियर है, सभी को बात समझ में। इसी पर बेस्ड हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अब इसी पर बेस्ड हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इंटरनल डिवीजन पर। सवाल जो है प्री के पेपर का पूछा हुआ है, बहुत आसान और बेसिक क्वेश्चन, और बेसिक क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से घुमा फिरा के नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इन बेसिक क्वेश्चन को भी तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको उसके बारे में डिटेल में पता ना होगा। तो आपको पता है तो 2 सेकंड से ज्यादा का सवाल है नहीं कोई भी। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट बीसी इन द रेशियो 5:1। डायग्राम बनाने की आपको वैसे कोई जरूरत है नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूं कि एक लाइन सेगमेंट है बीसी इस तरीके से, इस पर एक पॉइंट ए है जो इसको 5:1 में डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर एक पॉइंट ए हो गया इस तरीके से जो इसको 5:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है। बी के कोऑर्डिनेट है 6, -4, तो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है वो 6, -4, इतनी बात दिख रही है, और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो है 12/5, 8, सी के जो कोऑर्डिनेट है वो है 12/5 और 8, ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। तो आपसे पूछा कि पॉइंट ए के, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे, तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें, तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर आपके पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो कैसे निकालते हैं भाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो 5 गुणा 12/5 क्या जाएगा, 12 आ जाएगा, प्लस 1 into 6 क्या जाएगा, 6 आ जाएगा, सही है, और प्लस और बटे क्या हो जाएगा, m प्लस n यानी कि 5+1, तो 18/6 यानी कि इतना जाएगा 3, तो 3 आ जाएगा, क्लियर है, मतलब ना ये आंसर है ना ये, तो 2 ऑप्शन यहीं से हटा दिए हमने। अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें, y कितना जाएगा, तो 5 into 8 40 हो गया। हमें y कोऑर्डिनेट के लिए कैसे निकालोगे, my2 प्लस ny1, तो 1 into -4 -4 हो गया, बटे m प्लस 1 ये तुम्हारा 6, तो 36/6 6 आ गया, तो 3 और 6 यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था आपको, सिंपल सा बस फॉर्मूला लगाना था, क्लियर है ना, कोई डाउट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या पूछा आपसे, इस बार आपसे रेशियो पूछ लिया, कैसे कि यहां पे इन व्हाट रेशियो पॉइंट ए है, एक कोई बिंदु दे रखा है 3.5, 9.5, एक बिंदु दे रखा है 3.5, 9.5, डिवाइड सेगमेंट बीसी इंटरनली। एक पॉइंट पी है, सॉरी पॉइंट ए है जो 3.5 और 9.5 से कोऑर्डिनेट है, जो बीसी को इंटरनली डिवाइड करता है। बी और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको दे रखे हैं, तो आपसे रेशियो पूछा कि पॉइंट ए बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात समझ में आई आपको, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए भैया ये हो गया तुम्हारा लाइन सेगमेंट बीसी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहां पर अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी की जो कोऑर्डिनेट है वो -4, 7 है।
पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट -4,7 है, वहीं दूसरी तरफ इस पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट है वो 8,11 है, सी के कोऑर्डिनेट 8,11 है, ठीक है। और एक पॉइंट ए है इस लाइन पर कहीं, और ये जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है वो 3.5 और 9.5, यानी कि 7/2 और 19/2 इधर रखें। और ये जो पॉइंट ए है इंटरनली इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी सर्टेन रेशियो में, m/n। तो आपसे यही पूछा है कि m/n है क्या, आपसे यही पूछा है, क्लियर है ना, कोई समस्या इसमें? तो एक्चुअली में आपका यहां से एक ही कोऑर्डिनेट से काम बन जाएगा, एक ही कोऑर्डिनेट से बात बन जाएगी। भैया सपोज ये m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो सेक्शन फॉर्मूला में यहां पे लगा दूं तो मेरा एक ही बार में आंसर आ जाएगा। मुझे पता है कि अगर ये जो तुम्हारा ये जो पॉइंट ए है ये इसको m/n में डिवाइड करता है, पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट 7/2 है, तो 7/2 क्या होगा मेरे भाई, 7/2 की वैल्यू जो होगी 7/2 क्या होगा, कैसे निकालोगे, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, यानी कि m इंटू 8 8m, सही बात है, और n इंटू ये 4, माइनस का 4 तो माइनस का 4n, और बटे m प्लस n। बोलो कोई समस्या है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, क्लियर है? ये वाला सवाल नहीं पूछा गया है इसमें अभी तक जिसमें आपसे रेशियो पूछा है, और टफ सवाल नहीं है, आसान ही है भैया। m इंटू 8 और n इंटू माइनस का 4 ये लगेगा ना, mx2 प्लस nx1, ठीक है, और बटे m प्लस n, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 7m प्लस 7n बराबर 16m माइनस 8n, 16m 8 दूनी 16m माइनस 8n, क्लियर है ना, सही है। तो यहाँ पे 16m माइनस 7m कितना हो जाएगा तुम्हारा, 9m हो जाएगा, और ये तुम्हारा 7n प्लस 8n आपका 15n हो जाएगा। तो यहां से m/n 15/9 यानी कि 5/3 आ जाएगा। m/n की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5/3, क्लियर है। तो आपको यहां पे दूसरा कोऑर्डिनेट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका एक से ही काम हो गया, क्लियर है। आप किसी भी एक में फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे y में लगा देते तो भी सेम ही आंसर आ जाता। m/n कितना आ गया आपका 5/3, यानी कि 5/3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्लियर है ना। मैं आपको यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहता हूं, हालांकि यहां पे इस क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन कर दिया कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। यहां पे तो क्वेश्चन में साफ साफ हमको दे दिया कि ये जो पॉइंट ए है लाइन सेगमेंट बीसी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यानी कि पॉइंट ए जो है लाइन सेगमेंट बीसी के ऊपर है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं करता कि लाइन ये जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट बीसी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तब कैसे करते? तो आपको पहले ये पता लगाना होता कि पॉइंट ए जो है लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो उसका एक तरीका है, तो आप डायग्राम बना के चेक कर लो कि पॉइंट ए लाइन सेगमेंट बीसी के ऊपर पड़ रहा है कि बाहर पड़ रहा है, या तो डायग्राम बना के चेक करो। दूसरा तरीका यह है कि सबसे पहले आप यही मान के चलिए कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मेरी बात गौर से सुनिए, इसको कॉपी में लिख सकते हो आप। सबसे पहले आप यही मान के चलिए कि अगर आपको पता नहीं है क्वेश्चन में कि ये जो पॉइंट है ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली, ऊपर है कि बाहर है, अगर बाहर होगा तो यहीं कहीं पे होगा, यहां कहीं पे होगा, अगर इंटरनली होगा तो इसकी जस्ट ऊपर होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं पता है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर इंटरनली डिवाइड करने से m/n की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये रेशियो अगर पॉजिटिव आता है, तो मतलब जो हम अजम्पशन मान के चले हैं वो एकदम सही है, पॉइंट ए लाइन बीसी के ऊपर ही है और ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मेरी बात गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर रेशियो की वैल्यू m/n की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो यहां से ये रिजल्ट निकलेगा कि जो हमने एजम्पशन माना था वो गलत है, यानी कि ये जो पॉइंट ए है ये लाइन बीसी के ऊपर नहीं है, ये इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा है, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। जो भी हमने कहानी अभी तक रची है वो क्या है, एकदम गलत है। पॉइंट ए जो है लाइन बीसी के बाहर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो हम उसमें एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मुला लगाकर फर्दर सॉल्व करेंगे। बात समझ में? या तो आप डायग्राम बना के चेक कर लीजिए कि लाइन जो पॉइंट जो लाइन के सेगमेंट के ऊपर है कि बाहर है, क्लियर है। या फिर ये मान के चलिए कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, आंसर पॉजिटिव आए तो कोई दिक्कत ही नहीं, यही सही आंसर। लेकिन नेगेटिव आए, रेशियो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, दैट मींस हमारा अजम्पशन गलत था, हम उसको एक्सटर्नली पे सॉल्व करेंगे फर्दर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, सवाल नंबर 8। देखिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सवाल प्री के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। इन व्हाट रेशियो x एक्सिस विल डिवाइड ए लाइन सेगमेंट व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 9 14 एंड 4,-6। आपसे पूछा है कि x एक्सिस दो बिंदु हैं, एक के कोऑर्डिनेट है 9,14, दूसरे के कोऑर्डिनेट है 4,-6, इनको मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी? 9,14 और 4,-6 को जो मिलाने वाली लाइन है उसको x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी? तो यहीं पे जैसे आपको इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा कि इंटरनली डिवीजन करेगी कि एक्सटर्नली डिवीजन करेगी, तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि x एक्सिस इन दोनों बिंदुओं को एक्सटर्नली डिवाइड करेगी कि इंटरनली डिवाइड करेगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये आप तो डायग्राम से भी इजीली बना सकते हो। जैसे कि सपोज ये मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट बना दिए और सपोज दो पॉइंट आपके यहां पे, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, तो लाइन सेगमेंट आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि x एक्सिस कैसे डिवाइड कर रही है? तो x एक्सिस केस में एक्सटर्नली डिवाइड करें भाई, आप यहां पे इसको आगे बढ़ाओगे तो ये पॉइंट तो होगा x एक्सिस में लाइन को डिवाइड करने वाला, तो ये तो लाइन सेगमेंट के बाहर है, तो एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। यहां पे x एक्सिस जो है इस लाइन सेगमेंट को, इस लाइन सेगमेंट BC को कैसे डिवाइड कर रही है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। जबकि y एक्सिस जो है इस लाइन सेगमेंट BC को इंटरनली डिवाइड कर रही है, इंटरनली डिवीजन हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? चलिए तो आप डायग्राम से पता लगा सकते हो यहां पे, तो सिंपल सी बात। तो जैसे कि अगर मैं आपके सामने कोऑर्डिनेट बना दूं यहां पे इस तरीके से, क्लियर है ना, ठीक है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखें 9,14, तो 9,14 कहां पे पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां पे 9 डिस्टेंस लोगे, यहां पे 14, तो 9,14 समथिंग यहां पर पड़ेगा आपका पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? 4,-6, ये कहां पड़ेगा? x पे 4 डिस्टेंस चलोगे, y पे -6 चलोगे, तो ये तुम्हारा यहां पे कहीं पे पड़ेगा 4,-6, ये हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे, इसको और इस पॉइंट को मिलाओगे,
देखिए हमने मिलाया, तो हमको पता चल गया कि यहां पे जो हम डायग्राम देखते ही बता सकते हैं कि जो आपकी एक्स एक्सिस क्या मतलब ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या कर रही है, इंटरनली डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है आपका, इसको इंटरनली डिवाइड कर रही है, इंटरनल डिवीजन हो रहा है। क्लियर, कोई समस्या है इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक, ठीक बात है, क्लियर है ना। चलिए अच्छा, लेकिन आपसे पूछा कि किस रेशियो में डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस, तो देखिए यहां पे रेशियो भी सही दिशा में बताना है। पहले कौन सा पॉइंट मेंशन किया, 9 14, बाद में कौन सा पॉइंट मेंशन किया, 4 -6। तो पहले 9 14 से रेशियो लेंगे तो ये m मानेंगे और ये तुम्हारा रेशियो नीचे n मानेंगे, ठीक है ना। पहले कौन सा पॉइंट मेंशन किया, 9, 14, तो ये इस पॉइंट से ये जो सेगमेंट है m रेशियो n के रेशियो में मानेंगे। क्लियर है ना। अब कैसे करना है भैया, कैसे करोगे, मुझे एक चीज पता है कि ये पॉइंट चाहे कुछ भी हो, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर स्थित किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन ही क्या होती है, y, 0। तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर स्थित, ये जो पॉइंट है जो इनको m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड करा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और इसी हथियार का मैं यहां पर यूज करूंगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो y कोऑर्डिनेट को अगर आप 0 रखोगे तो 0 बराबर क्या आएगा, मैं y कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, m इंटू -6 यानी कि -6m। बोलो सही बात है, n इंटू 14n तो +14n, ठीक है ना। कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, और बटे m प्लस n, तो ये तो 0 बन जाएगा, तो यहां से 6m बराबर 14n और m बटे n बराबर कितना आ जाएगा, 7/3। तो m बाई n कितना आ जाएगा, 7/3, जो कि बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो सवाल कहीं डिफिकल्ट था, मेरे हिसाब से कहीं भी इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं थी, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। एक सवाल मैं आपको इस पे और कराता हूं, सवाल आसान है, ठीक है। सवाल नंबर 9, गौर से समझने की कोशिश करिए। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट टी, किस रेशियो में पॉइंट टी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट एस 7,3 एंड यू -2, -5, ठीक है। तो आपसे पूछा है किस रेशियो में पॉइंट टी जो है उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा जो पॉइंट एस और पॉइंट यू को मिलाने से बनता है। तो पहले ये देख लेते हैं कि डिवीजन इंटरनली होगा कि एक्सटर्नली होगा, ठीक है। हालांकि एक्सटर्नली डिवीजन का मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, उससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। लाइन पॉइंट क्या दिया, 0, y। तो ये जो पॉइंट टी 0, y, ये जाहिर सी बात है कहां पे पड़ेगा, y एक्सिस पे पड़ेगा। ये जो पॉइंट टी है ये कहां पे, y एक्सिस पे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। लाइन सेगमेंट जो है 7,3, तो 7,3 कहां पे पड़ेगा, पॉइंट ये हो गया, पॉइंट s जो कि 7,3 है, यहां पे हो गया। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है u -2 और -5, तो u जो पॉइंट है -2 और -5, x पे -2 चलेंगे, y पे -5 चलेंगे, तो ये आएगा u जो कि क्या है, ये पॉइंट है u। दिस इज नथिंग बट -2, -5। क्लियर है, -2, -5। अब मुझे बताइए कि अगर मैं ऐसे u को इस तरीके से मिलाऊंगा तो डिवीजन कैसा हो रहा है, इंटरनली आप देख सकते हैं कि यहां पर ये पॉइंट है, कोई इस तरीके से होगा। क्लियर है, इंटरनली डिवीजन हो रहा है, तो मुझे पता चल गया, अब ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब ये पॉइंट ही आपको टी दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0, y है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर मुझे एक चीज पता है कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और यही हथियार मैं यहां पे यूज करूंगा कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। क्लियर है, ठीक है। पहले कौन सा पॉइंट मेंशन किया, 7,3, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये m है और ये तुम्हारा n है, m रेशियो n, ठीक है। 7,3 से जो है ये रेशियो m बनना है, n, तो कुछ नहीं करना, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, m इंटू -2, माइनस का 2m हो गया, माइनस का 2m हो गया, और n इंटू 7, ये प्लस का 7m हो गया, और बटे क्या आ गया आपका m प्लस n, ठीक है। n इंटू 7 बटे क्या आ गया आपका m प्लस n, ये तो 0 हो गया। तो 2m बराबर 7n और m बटे n का जो मान आ गया वो कितना आ जाएगा, 7/2। m बटे n का मान कितना आ गया, 7/2, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट है भैया इसमें किसी भी स्टूडेंट को, मुझे बताइए। बहुत ही सरल सा सवाल था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 10, सवाल नंबर 10 भी पेपर का पूछा हुआ है। क्या दिया है, पॉइंट्स A 2,1 डिवाइड्स सेगमेंट BC इन द रेशियो 2,3, द कोऑर्डिनेट ऑफ B R इतना एंड दैट ऑफ C R 4,y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। क्लियर है, चलिए तो यहां पे पॉइंट A जो है लाइन सेगमेंट BC को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो लाइन सेगमेंट BC हो गया, ठीक है ना। और इस पे पॉइंट A है जो उसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट A हो गया जो कि 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बोलो कोई डाउट है यहाँ पे, बात समझ में आ रही, ठीक है। एंड BC इन द रेशियो 2:3, और पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2,1। पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आपके 2,1 है, ठीक है। पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,-3, पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट है वो 1,-3 है। ये बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पे। पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट है वो 4,y है, पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट है वो 4,y है। तो आपसे पूछा y की वैल्यू क्या है, तो यहां पर जो डिवीजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इंटरनली। वैसे मैं डायग्राम से भी बना सकता हूं, बता सकता हूं, चेक भी कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे b का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, यहां पे 4 है, ये 2 है, तो जाहिर सी बात इस लाइन के बीच में ही पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही कहीं पे पड़ेगा। बात समझ नहीं पता चला तो इंटरनली डिवीजन मान के चलते हैं, ठीक है। इंटरनली डिवीजन ही हो रहा है आपका, यहां पर ये 1 है, ये 4 है और यहां पे 2 है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए मुझे चाहिए एक्चुअली y की वैल्यू, तो मुझे x कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है। यहां पे सेक्शन फॉर्मूला कहां पे लगाऊंगा, y कोऑर्डिनेट पे। पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट क्या है, 1, तो 1 इक्वल टू क्या जाएगा, 2 इंटू y, 2y हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -3, तो माइनस का 9 हो जाएगा। बात समझ में आई, और बटे 2 + 3 यानी कि 5, सही है। तो 5 बराबर 2y - 9, और 2y बराबर 9 + 5 14, और y बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो y बराबर 7 ही सवाल का आंसर है, जो कि सी ऑप्शन है, ठीक है। सही बात है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब आप इस सवाल को खुद से करने की ट्राई करना, सवाल नंबर 11 को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सवाल नंबर 12,
यस अब सवाल नंबर 12 पे मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है इस पैटर्न पे। इस क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना। एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। अब एक्सटर्नल डिवीजन का क्या मतलब है कि सपोज मैंने आपके सामने कोई पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट ये ले लिया मैंने, सपोज पॉइंट ए हो गया ये, यस पॉइंट ए ले लेता हूं, ये हम पॉइंट बी ले लेते हैं, ठीक बात है। अब यहां पे पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1। पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है वो हो गए आपके x2, y2, x2, y2। अब यहां पर लाइन पर एक पॉइंट है C, लेकिन C जो है लाइन पॉइंट के ऊपर नहीं है। मैंने लाइन को यहां पे आगे बढ़ाया और यहां पर है कोई पॉइंट C, यहां पर है कोई पॉइंट C, और इस पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y, और ये पॉइंट C इस तरीके से है कि इस लाइन को m अनुपात n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस लाइन सेगमेंट को कहने का मतलब कैसे डिवाइड करेगा, m अनुपात n के रेशियो में, कि a से c तक, a से c और ये b से c, ac से जो bc का रेशियो है ये m रेशियो n है, ये है m रेशियो n। बोलो कोई दिक्कत है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, दिस रेशियो इज m:n। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं। मतलब a से c तक अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अगर m यूनिट डिस्टेंस है तो b से c तक ये जो डिस्टेंस है ये आपकी n यूनिट है। ये बात समझ में आई ना, m रेशियो n के रेशियो में चल रही है डिस्टेंस। क्लियर है, कोई डाउट। तो इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो बहुत सिंपल सा है, वही रिजल्ट हम यहां पे लगाने वाले हैं। पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट है x, y, वो कैसे बताओगे। देखिए ये है m, पहले x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। m की मल्टीप्लाई किस में करोगे, x2 में, mx2। ये क्या है n की मल्टीप्लाई किस में करोगे, x1 में, mx2 माइनस आएगा लेकिन बीच में माइनस nx1 बटे m माइनस n। क्लियर है, बस इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है, mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n। इसी प्रकार से पॉइंट m के लिए तुम्हारा y2 है, y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो my2, ये n है, ये y1 है, my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। क्लियर है, कोई डाउट है भैया इसमें किसी भी स्टूडेंट को, तो ये हो जाएंगे आपके पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्लियर है, कोई समस्या है भैया बात यहां तक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी पर बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, सवाल नंबर सवाल नंबर 12 जैसे दिया हुआ है z and x are two given points and the point y divide the line segment zx externally। तो साफ साफ मेंशन कर दिया कि एक लाइन सेगमेंट है आपका zx, तो लाइन सेगमेंट हो गया भैया आपका इस तरीके से zx। तो पॉइंट z के जो कोऑर्डिनेट है वो दिए हुए हैं आपको 4,5 और पॉइंट x के जो कोऑर्डिनेट है वो दिए हुए हैं आपके 7,-1, ठीक है। और एक पॉइंट y है जो इस लाइन सेगमेंट zx को एक्सटर्नली डिवाइड करता है 4:3 में। तो इस तरीके से यहां पे होगा आपका पॉइंट y जो 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर ये डिस्टेंस 4 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है, 4:3 के रेशियो में डिस्टेंस। तो आपको क्या बताना है, इस y के कोऑर्डिनेट बताना है। तो यहां पे साफ साफ आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है एक्सटर्नली डिवीजन वाला। तो अगर मैं इस पॉइंट y के x कोऑर्डिनेट की बात करूं यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा, mx2 यानी कि 4 × 7 28 माइनस nx1 यानी कि -3 × 12 बटे m माइनस 1 यानी कि 28 - 12 16 बटा 1 16। तो 16 आएगा, मतलब ना ये आंसर है ना ये आंसर आएगा तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 16 दे रखा है आपका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना भी पड़े तो कैसे निकालोगे भाई, यहां क्या करोगे, 4 × -1 -4 हो गया, -3 × 5 यानी कि 15 बटे m माइनस 1 यानी कि माइनस का 19 बटा 1 तो माइनस का 19। तो 16 कॉमा माइनस का 19 हो जाएंगे इस y पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्लियर, कोई समस्या इसमें, आसान सी बात थी, इजी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला ओके अगला जो है आपको पता होना चाहिए मिड पॉइंट की किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट क्या होगा, मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। बहुत आसान है, उस पर पेपर में क्वेश्चन बन भी जाता है, ठीक है ना। चलिए जैसे कि मैं आपके सामने 2 पॉइंट ले लेता हूं, मैंने आपके सामने 2 पॉइंट ले लिए, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया आपका पॉइंट बी। क्लियर है ना। और पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1, y1 और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं आपके x2, y2। आप लोगों को सभी को पता होगा। तो ए और बी को मैंने मिला दिया तो लाइन सेगमेंट बन गया आपका ए बी, और लाइन सेगमेंट ए बी पर यहां पर ये पॉइंट है आपका सी, और इस तरीके से है कि सी मिड पॉइंट है, सी मिड पॉइंट है यानी कि एसी और बीसी क्या है आपस में बराबर है, और पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y है। तो अगर ए से बीसी बराबर है यानी कि रेशियो कितना है, 1:1 का है, एसी से बीसी का अनुपात 1:1। तो चाहे तो अगर आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला भी लगाओगे तो जो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हैं x, y इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 × x2 प्लस 1 × x1 बटे 1 + 1 यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा x1 प्लस x2 बटे 2 आ जाएगा। कोई डाउट। और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके y1 प्लस y2 बटे 2 दैट मींस एवरेज। और इससे आसान चीज कुछ भी नहीं है, मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने से आसान चीज कुछ भी नहीं है। क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही है। क्या करना है आपको, अगर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं उनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने, अगर x कोऑर्डिनेट निकालने तो दोनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा कर दीजिए, अगर y कोऑर्डिनेट निकालने तो उनको जोड़ के आधा कर दीजिए। क्लियर ना, ये x2 ये y2 होगा आपका, y2 होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना, कोई समस्या इसमें। ठीक है, चलिए जिससे इस पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा भी देता हूं सिंपली, जैसे पेपर में सवाल बनते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि पॉइंट है आपका 8, -11 और थर्ड पॉइंट है आपका ये पॉइंट P दे दिया, और सेकंड पॉइंट है आपका यहां पे दे दिया हमने इसको -7 और 15। क्लियर है ना। और आपसे पूछे इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़, अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो 8 और -7/2 ये हो जाएगा, और ये तुम्हारे -11 और 15 तो -11 + 15/2।
ठीक है ना। तो 1/2 यानी कि 0.5 और 4/2 यानी कि 2, तो 0.5, 2 आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है भैया इसमें किसी को? तो ऐसे सवाल छोटे छोटे पेपर में बनते रहते हैं, आया हुआ। हाँ, कभी कभी होता है कि उल्टा सवाल भी आ जाता है पेपर में। उल्टा सवाल कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज आपको पॉइंट इस तरीके से दे दिया, जैसे यहां पे दे दिया 4, y, ठीक है, 4, y एंड, और दूसरा दे दिया आपको x, -5। क्लियर है? x, -5। इसका मिड पॉइंट, इसका जो है मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट है वो 2,3 है। इसका जो मिड पॉइंट है वो 2,3 है। तो आपको बताना है x + y का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन बन गया, x + y का मान कितना होगा। तो ऐसे छोटे छोटे से सवाल पेपर में आते रहते हैं, ठीक है ना भैया। एक पॉइंट है 4, y, दूसरा पॉइंट है x, -5। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका मध्य बिंदु 2,3 है। तो x + y का मान क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट, की मिड पॉइंट अगर 2 दे रखा है तो यहां से 4 + x/2 निकालेंगे, तो यहां से x की जो वैल्यू आ जाएगी 4 - 4 यानी कि 0 आ गई। सही बात है। मुझे मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 3 दे रखा है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y - 5/2 हो जाएगी। तो यहां से 6 और y बराबर कितना आ जाएगा आपका 11 आ गया भाई। तो x + y पूछा है तो 0 + 11 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 11। तो 11 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट है इसमें? लेकिन आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं। सीधे सोचिए कि अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, एवरेज। क्या होता है, एवरेज। अगर 2 पॉइंटों का मिड पॉइंट 2 है तो ये एवरेज है। अगर मिड एवरेज 2 है तो सम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए, 4। मतलब दिस प्लस दिस का सम क्या होना चाहिए, 4। ये 4 है तो x की वैल्यू सीधी सीधी क्या आनी चाहिए, 0 आ गया। वर्बली, तो आपको वर्बली सोचना सीखना है, वर्बली सोचना सीखना है आपको। आपको पता है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो एवरेज है। अगर यहां पे एवरेज 2 बन रहा है तो टोटल सम कितना बनना चाहिए था, 4 बनना चाहिए था। इन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का सम कितना बनना चाहिए था, 4। तो 4 है तो 0 होना चाहिए। मुझे पता है कि मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 है। अगर 3 y कोऑर्डिनेट है, ये एवरेज है, तो सम क्या बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। सम 6 बनना चाहिए। ये तुम्हारा -5 है तो इसको 6 बनाने के लिए इसको 11 होना पड़ेगा। तो y का वैल्यू सीधा सीधा 11 आ गई। तो आपने देखिए वर्बली आपने आंसर निकाल दिया। कोई समस्या है हो रही है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, आसान सी बातें हैं, ठीक है ना। चलिए इस पे एक सवाल मैंने और प्रिपेयर किया है, यहां पे ध्यान से देख सकते हैं आप क्वेश्चन को। If a midpoint coordinates of a line segment PQ is 8K - 3,7, एक लाइन सेगमेंट है PQ, P और Q को मिलाने वाला उसका मध्य बिंदु ये दे रखा है आपको। P के कोऑर्डिनेट है 14K - 6, 10, 14K - 6, 10। C के कोऑर्डिनेट है 8, K। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है ये आपसे पूछा। मध्य बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे, ठीक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कि आपसे इसकी वैल्यू पूछे तो ये तो केवल और केवल तभी सॉल्व होगा जब आपके पास k की वैल्यू हो। तो अल्टीमेटली जो आपका फर्स्ट टारगेट है वो है k की वैल्यू निकालना। अब k की वैल्यू आप निकालोगे कैसे, कैसे निकलेगी k की वैल्यू। तो चाहे तो आप x कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लीजिए कि यहाँ पे 14K - 6 और 8 का एवरेज जो है 8K - 3 होना चाहिए। या फिर आसान सा देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है 7 एवरेज होना चाहिए इनके y कोऑर्डिनेट का यानी कि 10 का, और k का यानी कि k की वैल्यू 4 आ गई। वर्बली मैंने बता दी, देखते ही क्लियर ना। तो 32 - 3 ये आपका आंसर आ गया। तो जस्ट 2 सेकंड क्वेश्चन, आपको ज्यादा सोचना नहीं था। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन को कम से कम करना है। मुझे पता है कि अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ये जो है लाइन सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो एवरेज होना चाहिए। तो मैंने फोकस किया y पे। अगर y कोऑर्डिनेट 7 है, ये एवरेज है। अगर एवरेज 7 है तो सम क्या होना चाहिए, 14। यानी कि पॉइंट P और पॉइंट Q के y कोऑर्डिनेट का सम 14 होना चाहिए। यहां पे ये मुझे दिख रहा है 10, तो यानी कि ये k कितना होना चाहिए, फिर आपका 4 होना चाहिए। तो k की वैल्यू 4 आ गई। सीधा सीधा यहां पे पुट करिए, 32 - 3 29,7 आ गया, खत्म सवाल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। हालांकि आप लिख के भी कर सकते थे कि यहां पे 7 बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 10 + k/2। तो यहां पे आप देखोगे 14 बराबर 10 + k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इतना बच्चों की तरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा वर्बली आपको सोचना है कि दिस इज द एवरेज। सम होना चाहिए 14 है, ये 10 है तो 4 होगा, k 4 हो गया। यहां पे पुट किया, आंसर आ गया बी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। ओके, सो इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक रेखा की समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ध्यान से समझना। सपोज मैं आपके सामने एक इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन लिखता हूं इस तरीके से। लाइन का, इसका इक्वेशन का मतलब क्या है मैं भी समझाऊंगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा x + y = 10, तो इसका मतलब क्या है, x + y = 10 का मतलब क्या है कि अगर मैंने आपके सामने कार्टेशियन प्लेन इस तरीके से बना दिया, x एक्सिस y एक्सिस, तो अगर यहां पे मैं y की वैल्यू को 0 करूंगा तो x की वैल्यू क्या होगी, तुम्हारी 10 होगी। यानी कि ये जो लाइन है उस पॉइंट से पास करेगी जिसके कोऑर्डिनेट 10,0 है। यानी कि लाइन इस पॉइंट से पास करेगी जिसके कोऑर्डिनेट 10,0। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 10 होगी। यानी कि लाइन उस पॉइंट से पास करेगी जिसके कोऑर्डिनेट 0,10 है। एक्चुअली में मुझे एक लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन पर स्थित केवल 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए। मुझे कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए उस लाइन पर स्थित केवल 2 अलग अलग बिंदु चाहिए। मुझे पता है कि लाइन x + y = 10 इन दोनों बिंदुओं से गुजरती है। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दूं तो मुझे लाइन x + y = 10 मिल जाएगी। ये बात समझ में आई। इस लाइन पर स्थित कोई भी पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन पर स्थित कोई भी पॉइंट इस रेखा को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू को 1 लूंगा तो y की वैल्यू 9 होगी। यानी कि लाइन पॉइंट 1,9 से भी पास करेगी। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू को 6 लूंगा तो y की वैल्यू 4 होगी। यानी कि जो लाइन है पॉइंट 6,4 से भी पास करेगी। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू को -3 लूंगा तो y की वैल्यू 13 होगी, क्योंकि -3 + 13 होता है 10। यानी कि ये जो लाइन है पॉइंट -3,13 से भी पास करेगी। तो ये मतलब होता है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन का। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? बात समझ में? ठीक, चलिए अब इस लाइन को थोड़ा सा और डिफाइन करने के लिए, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने एक चीज
का रेफरेंस लिया, दैट इज स्लोप। तो यहां पे हम लिख रहे हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन। और हिंदी में कहते हैं इसको ढाल, स्लोप ऑफ ए लाइन, ढाल या फिर प्रवणता, ढाल कहते हैं या फिर क्या कहते हैं इसको? प्रवणता। क्लियर है? स्लोप ऑफ ए लाइन इसको कहते हैं हम ढाल या फिर क्या कहते हैं इसको? प्रवणता। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? स्लोप ऑफ ए लाइन, ढाल या फिर प्रवणता। ठीक, अब समझने की कोशिश करिए कि सपोज मैंने आपके सामने ये एक इस तरीके से कार्टेशियन ये प्लेन बनाया, मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, ये हो गया। क्लियर है ना? यहां तो बात समझ में, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब मैं यहां पे कहीं भी कोई लाइन खींच दूं, सपोज मैंने आपके सामने एक लाइन इस तरीके से खींच दी, लाइन इस तरीके से खींच दी, तो ये एक्चुअली में क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये क्या है आपकी? एक्चुअली में क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये क्या है आपकी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये क्या आपकी? नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये क्या है आपकी? पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए लाइन होता क्या है? मैंने आपके सामने लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही है? एंगल बना रही है थीटा। ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही है? थीटा। बात समझिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है लाइन? थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर है? इफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन का मतलब क्या है? इफ ए लाइन मेक्स एंगल थीटा, if a line makes angle theta with positive x axis, क्लियर है? बात समझ में? कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपोज थीटा एंगल बनाती है, अगर थीटा एंगल बनाती है, देन स्लोप इज डिफाइंड एज m इक्वल टू, स्लोप को हम कैसे क्या किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है? कोई डाउट है भैया इसमें? किसी भी स्टूडेंट को बात समझ में? कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसका अगर हम टेंजेंट ले लेंगे तो ये टेंजेंट जो है यही क्या है? उस लाइन का स्लोप है। ये स्लोप क्या है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है ना? तो m इक्वल टू tan थीटा का स्लोप होता है। ये जस्ट हमने बात को आगे बढ़ाने के लिए, लाइन को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने एक रेफरेंस मान लिया, m इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है भैया इसमें किसी भी स्टूडेंट को? जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई लाइन का, किसी लाइन का स्लोप अगर सपोज 1/√3 है, अगर किसी लाइन का सपोज 1/√3 है, स्लोप 1/√3, तो क्वेश्चन पेपर में ये बन सकता है कि वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? अगर स्लोप 1/√3 है, यानी कि टेंजेंट थीटा कितना होगा? 1/√3, तो थीटा की वैल्यू क्या रही होगी? 30 डिग्री। यानी कि वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती रही होगी? 30 डिग्री का एंगल बनाती होगी। तो ये सवाल बन सकता है पेपर में आसान सा। ठीक है? क्लियर है बात समझ में? अब स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है ना? आपको 2 पॉइंट अगर दे रखे, 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन के आप स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपको समझना है। ठीक है, मैं आपके सामने फिर से यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दे रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हो गया आपका ओरिजिन, एंड दिस वन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस वन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। दिस वन इज नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए अब मुझे ये बताइए कि हमने यहां पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी, यहां पे आप कहीं भी कोई लाइन ले सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, कोई लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, और ये लाइन जो है 2 बिंदु से गुजरती है। हमको 2 बिंदु के कोऑर्डिनेट पता है, एक तो x1, y1 से, और ये पॉइंट हो गया आपका x2, y2 से। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? आपको क्या निकालना है? इस लाइन का स्लोप निकालना है। और ये जो लाइन है 2 पॉइंट x1, y1 और x2, y2 से होकर गुजरती है। तो अगर मैं यहां पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डालूंगा, तो मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहेंगे ये डिस्टेंस x1 है। अगर मैं यहां पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डालूंगा, ये एंगल 90 डिग्री का है, हम पूछेंगे ये डिस्टेंस बताइए, तो आप कहोगे ये डिस्टेंस x2 है, दिस डिस्टेंस इज x2। क्लियर है ना? कोई डाउट है? तो मुझे बताइए फिर यहां पे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस हो गई आपकी x2 माइनस x1 हो गया ना, x2 माइनस x1 हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है भैया इसमें किसी भी स्टूडेंट को? क्या हो गया आपका x2 माइनस x1 हो गया। सही है, बात समझ में आ रही है? नो, एक चीज और समझने की कोशिश करना कि ये क्या है? ये आपका y1 है, ये डिस्टेंस, और ये कंप्लीट यहां से यहां तक ये कितना आपका y2, ये कितना y2 है। तो भैया ये कितना बचा? फिर ये बचा आपका y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब मैंने स्लोप की परिभाषा क्या बताई थी कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है वही स्लोप है। अगर मैं इस लाइन को यहां पे इस तरीके से आगे बढ़ाऊं, तो सपोज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल थीटा बना रही है, तो ये एंगल भी तो थीटा ही है, ये एंगल भी तो थीटा ही है भाई। यहां पे लाइन एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर ये एंगल यहां पे थीटा बनना है, तो ये भी तो थीटा ही बनना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई समस्या इसमें? आसान सी बात है। तो अगर मैं यहां पे टेंजेंट ऑफ थीटा निकालूं, टेंजेंट ऑफ थीटा, या फिर इस लाइन का स्लोप निकालूं m, तो क्या है? टेंजेंट थीटा क्या होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे? भैया ये एंगल कितने का? 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 बेस x2 माइनस x1, यानी कि tan थीटा की जो वैल्यू आ गई, स्लोप की जो वैल्यू आ गई, वो कितनी होगी? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहां तक बात क्लियर है? हर एक स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? कोई समस्या इसमें? तो अगर कोई लाइन 2 पॉइंट x1, y1, x2, y2 से होकर गुजरती है, तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा ऑलवेज y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए तो आगे बढ़ेंगे, इसी बात को और आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन। किसी भी रेखा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग मानते हैं वो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो किसी भी लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, हालांकि काफी ज्यादा आसान है। किसी भी लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां पे a b c क्या है? आपके कांस्टेंट है। लाइक जैसे कि यहां पे मैंने लिखा x माइनस 2y प्लस x बराबर 0, तो क्या है? दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। यहां पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, और c की वैल्यू क्या है? आपकी 6 है। ये बात समझ में आई? आसान सी बात है, ठीक है ना? चलिए तो इस लाइन की इक्वेशन को और किस किस तरीके से लिखा जा सकता है वो हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, बात देखेंगे हम। इक्वेशन ऑफ ए लाइन,
इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट्स फॉर्म, इन पॉइंट्स फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट्स फॉर्म। ये बात समझने की कोशिश करना सभी लोग, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट्स फॉर्म। इस बात का क्या मतलब है, हमको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो दो बिंदुओं x1, y1, जो दो पॉइंट x1, y1 और x2, y2 से होकर गुजरती है। हमको उस लाइन से रेखा का समीकरण बताना है जो दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 से होकर गुजरती है। तो वो दो बिंदु हैं आपके इस तरीके से, ये हो गए पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। हमको उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो इन दो बिंदु पॉइंट ए और पॉइंट बी से होकर गुजरती है। क्लियर है ना, कोई डाउट है भैया इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां पर सपोज इस लाइन पर कहीं कोई पॉइंट ये P है, जनरल पॉइंट, और इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो x, y, पॉइंट P है इस लाइन पर x, y। बात समझ में? अब मुझे बताइए कि किसी भी लाइन का जो स्लोप है वो हमेशा बराबर होता है, किसी भी लाइन का जो स्लोप है हमेशा बराबर होता है। भैया ध्यान से देखिए, सपोज ये लाइन इस तरीके से, तो ये हमेशा यहाँ पे थीटा एंगल ही बनाएगी ना। क्लियर है? तो स्लोप की जो मैंने स्लोप कैलकुलेट करने का जो तरीका बताया वो आपके सामने दिख रहा है। क्या स्लोप निकालने का तरीका? m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को गौर से देखूं, अगर मैं इस लाइन को गौर से देखूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को ले लूं, इन दोनों पॉइंटों को, तो यहां से इस लाइन का जो स्लोप निकल गया है वो क्या निकल आएगा? y माइनस y1 बटे x माइनस x1, y माइनस y1 बटे x माइनस x1, y माइनस y1 बटे x माइनस x1, यही निकल के आएगा यहां से स्लोप। बताइए कोई दिक्कत? बात समझ में आई? क्लियर है ना? लेकिन अगर मैं यहां पे ये दो पॉइंट ले लूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स को लूं, ए और बी को, तब इस लाइन का स्लोप क्या निकल के आएगा? तो जरा गौर से बताइए, ये आएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। दोनों ही क्या है? स्लोप है, इक्वल है, बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां से आप देखोगे तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या आ गई? y माइनस y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये क्या बन गया? यही है आपकी स्लोप, सॉरी यही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन जो दो बिंदु x1, y1, x2, y2 से गुजरती है। बात समझ में? ये उस रेखा का समीकरण है जो दो बिंदु x1, y1, x2, y2 से होकर गुजरती है। इस बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि y माइनस y1 तो ठीक है, एक्चुअली ये क्या है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 क्या है? ये क्या है? स्लोप m, लाइन का स्लोप है m इंटू x माइनस x1, इंटू x माइनस x1। ये बात समझ में आई? तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये बात समझ में आ रही है? किसी स्टूडेंट को कोई समस्या हो रही हो यहां पर? क्लियर है? अगर आपको यहां पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हो कि एक रेखा इन दो बिंदुओं से निकलकर गुजरती है, तो आप उस रेखा का समीकरण इस फॉर्मूले से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए, और मैं आगे और भी बताऊंगा। ध्यान से समझिए, मैंने आपको कुछ नहीं बताया अभी तक। मैंने आपको स्लोप की डेफिनेशन बताई कि एक्चुअली में स्लोप होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है। हमने आपको समझाया कि स्लोप निकालते कैसे हैं। तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 है तरीके स्लोप कैलकुलेट करने। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट फॉर्म, अगर कोई लाइन अगर दो बिंदु ए और बी से गुजरती है जिनके कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2, y2, तो उस लाइन की इक्वेशन ये होगी। ठीक है ना? चलिए अब आगे देखेंगे एक और मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं आपको, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। एक रेखा का समीकरण उसके स्लोप और वाई अक्ष पर कटे अंतःखंड के रूप में, हिंदी में भी लिख सकते हैं, एक रेखा का समीकरण उस लाइन की प्रवणता और वाई अक्ष पर कटे अंतःखंड के रूप में। और ये वाली फॉर्म जो है इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट सवाल आता है। अगर ये आपको पता नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, अगर आपको पता है तो सवाल मात्र 5 से 6 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए, तो जैसे कि अगर मैं आपके सामने यहां पे बना दूं, कोऑर्डिनेट्स में बना देता हूं आपके सामने, ठीक है? हमने आपके सामने इस तरीके से कोऑर्डिनेट बना दिए। अब सपोज कोई लाइन है, यहां पे ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये ओ हो गया ओरिजिन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, सही बात है, और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है, आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मुझे ये बताइए कि ये लाइन जो है एक्स एक्स को काट रही है यहां पे और वाई एक्स को काट रही है यहां पे, और सपोज ये एंगल जो है आपका थीटा है, ये एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जो लाइन एंगल बना रही है थीटा, तो यहां पे इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका tan थीटा। इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा m, वो क्या हो जाएगा? आपका tan थीटा, स्लोप m इक्वल टू tan थीटा। इतनी बात मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना? चलिए, अब ये लाइन जो है वाई अक्ष पे क्या अंतःखंड काट रही है, तो देखिए ये ओरिजिन से ये लाइन जो वाई एक्सिस पे जो अंतःखंड काट रही है वो ये है। तो अगर मैं इस पॉइंट को सपोज नाम दे दूं a, मैं इस पॉइंट को सपोज नाम दे दूं b, ठीक है? तो ये जो OB है, ये अपने काम की चीज है, ये है वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड या इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। OB, ये जो है OB, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को पता होगा। इसका मतलब है वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। क्लियर है ना? चलिए, तो सपोज ये वाई अक्ष पर जो इंटरसेप्ट काट रही है, मैंने इसकी लेंथ को क्या मान लिया? c मान लिया। क्या मान लिया मैंने? c। वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, इसकी लेंथ को क्या मान लिया हमने? c मान लिया। क्या मान लिया? स्मॉल c। ठीक है? तो अगर ये तुम्हारा ये जो वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट लाइन काट रही है, इसका लेंथ अगर c है, तो पॉइंट b के जो कोऑर्डिनेट है क्या वो 0,c नहीं होंगे? क्या इसके कोऑर्डिनेट 0,c नहीं होंगे? मुझे बताइए कि अगर ये लाइन y एक्सिस पे c लेंथ का इंटरसेप्ट काट रही है, तो इस पॉइंट b के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,c नहीं होंगे? आप कहोगे बिल्कुल यस, 0,c होंगे। ये बात हमको समझ में आ गई, 0,c होंगे। ठीक, कोई डाउट इसमें?
लेकिन मेरे को यहां पे दिख रहा है कि ये लाइन अगर यहां पे एक्स एक्सिस पे भी काट रही है यार, ये तो लाइन यहां पे पॉइंट ए पे, तो सपोज पॉइंट ए पे कटा अंतखंड जो है ये तुम्हारा टी है, पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है सपोज टी, 0 में थोड़ी देर के मान लिया टी, 0 पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमने टी, 0 मान लिया। अब ये जो लाइन है ये दो पॉइंटों से गुजर रही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है टी, 0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 0, सी। तो जरा इस लाइन की इक्वेशन बताना, आप इस वाले फॉर्मूले से इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो बनाने की कोशिश करते हैं। y माइनस y1 यानी कि 0 बराबर y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस सी बटे x2 माइनस x1 यानी कि t माइनस 0 बटे x माइनस x1 बटे x माइनस x1 यानी कि t। बोलो कोई डाउट? यहां तक कोई समस्या हो रही है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? सिंपल सी बात थी ये तो, ठीक है ना। तो यहां से आप पाओगे कि y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस का c बाई टी इंटू एक्स, और माइनस इसकी जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस का c हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? प्लस का c हो जाएगा। क्लियर? कोई समस्या हो रही है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? ये y हो गया, माइनस का c बाई टी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का c बाई टी, सॉरी प्लस का c हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि माइनस का c बाई टी क्या है? ये माइनस का c बाई टी क्या है? ये अगर कोई लाइन इन दोनों पॉइंटों से गुजरती तो क्या उस लाइन का जो स्लोप होगा y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस c माइनस का c बटे x2 माइनस x1 t माइनस 0, क्या माइनस का c बाई टी नहीं होगा? यानी कि ये क्या है, ये लाइन का स्लोप है m। तो y बराबर mx प्लस c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन। अगर किसी लाइन का स्लोप m है और वो y एक्सिस पर c लेंथ का इंटरसेप्ट काटती है, जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा है, तो उस लाइन की जो इक्वेशन होगी हमेशा y इक्वल टू mx प्लस c होगी। और कहां से आया, मैंने आपके सामने बताया भी ये बात, कोई रटने वाली बात नहीं है। यहां पर ये जो m क्या है, ये m है आपका स्लोप, ये जो c है, c क्या है, दिस c इज nothing but intercept on y axis, intercept on y axis, intercept on y axis। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपसे केवल इतना ही सवाल पूछा है कि स्लोप की वैल्यू दे दी, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस दे दी और इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ ली, मैं करवाऊंगा भी और ऐसा सवाल पूछा भी गया है, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको दो चीजें बताई कि अगर दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरती तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, किसी लाइन की इक्वेशन के स्लोप और y एक्सिस के इंटरसेप्ट की फॉर्म में क्या होगी, और ये आपके सामने की चीजें आई कहां से, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी लाइन का स्लोप कैलकुलेट करने का डायरेक्ट तरीका मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना। हाउ टू कैलकुलेट स्लोप, हाउ टू फाइंड स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का जो आसान तरीका है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक। मैंने आपको एक लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन। कोई भी लाइन आपको हमेशा इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई मिलेगी, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 लिखेगी। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं घुमा के इस तरीके से लिख सकता क्या, by बराबर माइनस का ax माइनस का c लिख सकता हूं, by बराबर माइनस का x माइनस का c। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, y बराबर माइनस का a बटे bx और माइनस का c बटा b, इस तरीके से लिख सकता हूं। y बराबर माइनस a बाई bx और माइनस का c बटा b, ये आ गई। तो ये भी इस बात में और इस बात में कोई फर्क तोड़ना है, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करो, इसका कंपैरिजन करो आप। मैंने लाइन की इक्वेशन क्या बताई थी, मैंने लाइन की इक्वेशन बताई थी y बराबर mx प्लस c से करने पर। इसका कंपैरिजन करो आप y बराबर mx प्लस c से करो। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है भैया इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो y बराबर mx प्लस c भी एक लाइन की इक्वेशन होती है और ये भी लाइन की इक्वेशन है। तो देखिए y तो y है, यहां पे c बाई b, यहां पे c, ये तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस हो जाएगा। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है तुम्हारा स्लोप, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, ये माइनस का a बटा b, यानी कि m बराबर क्या आ गया तुम्हारा, माइनस का a बाई b। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप या परिवर्तन निकालनी हो तो कुछ मत कीजिए, x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को डिवाइड कीजिए और माइनस का साइन लगाना है। मैं इसको लिख भी देता हूं, माइनस का a बाई b मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। x के गुणांक COEFFICIENT, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। x के गुणांक को y के गुणांक से डिवाइड करके माइनस का साइन चिपका दीजिए। ये बात समझ में आई ना? सिंपल सी बात है, बहुत इजी है। क्लियर? कोई डाउट? तो आप इस तरीके से किसी भी लाइन का स्लोप वर्बली बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। m बराबर माइनस का a बाई b, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें बताई हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या मतलब होता है, स्लोप ऑफ लाइन का क्या मतलब होता है, किसी भी लाइन को स्लोप अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो कैसे निकालोगे, ठीक है। अगर 2 पॉइंट दे रखो तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट करोगे, लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट दे रखा हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, किसी भी लाइन की इक्वेशन को जनरली देखकर ही आप उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो m बराबर माइनस का a बटा b, आप इन बात को अपने कॉपी में छाप लीजिए, वहां इसी पर बेस्ड आसान से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपके सामने सवाल है, सवाल नंबर 14, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस 5y बराबर 12। सवाल प्री के पेपर के ही पूछे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्री के पेपर में आपकी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछी गई है, ठीक। तो आपको इस लाइन का स्लोप बताना है जिसकी इक्वेशन है 2x माइनस 5y बराबर 12। तो आप देखते ही आंसर बता सकते हो इसका 2/5, 2/5 आ जाएगा स्लोप, कुछ करने की जरूरत नहीं भैया। चाहे तो आप इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दीजिए कि 5y बराबर 2x प्लस 12 लिख सकते हो कि नहीं, चाहे आप इस तरीके से लिख दीजिए। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2/5x प्लस 12/5। तो हमने इस लाइन को इस तरीके से लिख दिया। y बराबर mx प्लस c होता है, तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है यही तुम्हारे का इस लाइन का स्लोप है जो कि 2/5 है। क्लियर है? बात समझ में आई, ठीक है ना। या फिर डायरेक्टली आप सोच सकते हो कि स्लोप, मैंने आपको इसका स्लोप निकालने का डायरेक्ट तरीका बताया कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y, तो कितना आ जाएगा आंसर, 2/5 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अगला सवाल।
ax plus 5y equal to 8 है, स्लोप ऑफ माइनस का 4/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? आपको एक लाइन की इक्वेशन दी है, इसका स्लोप अगर माइनस का 4/3 है तो a का मान क्या है? कितना सरल सवाल है। अगर आपके सामने ये इक्वेशन ऑफ लाइन आपको इसका स्लोप निकाला है तो स्लोप होता क्या है? ठीक है, ये ax plus by plus c फॉर्म ही तो है। इधर c का मतलब क्या है? माइनस का 8 इधर ले आइए, माइनस का 8 बराबर 0। अगर इस लाइन का स्लोप देखोगे तो माइनस का a/5 होगा कि नहीं? माइनस x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लोप कितना दे रखा है? माइनस का 4/3 दे रखा है, तो इक्वल रख देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? यहां से 20/3, 20/3 सवाल का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाएंगे, अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 16 है। ये भी प्री के पेपर का पूछा हुआ है, जल्दी से बनाना है। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी 4/3। एक लाइन का स्लोप है, ए बी लाइन है, उसका स्लोप 4/3 है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स का मान क्या है? कितना सरल सवाल। मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी लाइन अगर दो बिंदु से गुजरती है तो आप उस लाइन का स्लोप डायरेक्टली बता सकते हो, अगर आपको दो बिंदु के कोऑर्डिनेट दे रखे। अगर कोई लाइन दो पॉइंट x1 y1 x2 y2 से गुजरती है तो उसका स्लोप क्या होगा? उस लाइन का y2 - y1 बटे x2 - x1। तो सेम बात हम यहां पे लगाएंगे कि दो लाइन इन पॉइंटों से गुजर रही है तो उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस का 3, इस तरीके से देखोगे ना, माइनस का 3 माइनस ऑफ माइनस का 5 y2 - y1 बटे x2 - x1 यानी कि 2 - x, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इक्वल टू क्या है आपका? 4/3। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो y1 - y1 - y2 बटे x1 - x2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में? ये ऊपर क्या होगा? प्लस का 5 5 - 3 ये 2, तो 2/2 - x बराबर कितना आ गया आपका? 4/3। 4/3 ये 3 है, ठीक है ना? तो 2 दूनी 4 हो गया। इधर कर देते हैं तो 3 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 2x, तो 2x बराबर 1 और x की वैल्यू आ गई 1/2। x की वैल्यू आ गई 1/2 और 1/2 ही सवाल का उत्तर था। ओके, सवाल नंबर 16। 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर ऑन लाइन 3x - 4y + 11 बराबर 0, फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके सामने दो पॉइंट दे रखे हैं, बोला है कि वो इस लाइन पर स्थित है, तो k का मान क्या है? अब यहां पर कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि अगर दोनों पॉइंट इस लाइन पर स्थित है तो पॉइंट को यहां पर रखेंगे, x की y की वैल्यू रख के दो इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा और हमको इतना करना नहीं है। आप ध्यान से सोचिए, देखिए इस टाइप क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर ये दो पॉइंट है और इस लाइन पर स्थित है तो इन दो पॉइंटों से जाने वाली लाइन का अगर मैं स्लोप देखूं तो स्लोप क्या आएगा? यहां पे देखिए y1 - y2 करेंगे 5 और यहां से करेंगे b + k - b, तो ये आ जाएगा k। तो ये आ जाएगा इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप। जबकि इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जाती है उस लाइन की इक्वेशन है 3x - 4y + 11 बराबर 0। मैंने क्या किया? बस यहां पे स्लोप को इक्वल कर दिया, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। भैया यहाँ पे इन दोनों पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है उसका स्लोप कितना है? 5/k। और जबकि वो लाइन है ये, तो इसका स्लोप कितना है? माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट यानी कि 3/4। तो k की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, सॉरी यहाँ पे 5/k नहीं होगा, y2 - y1 करोगे ना तो k/5 आएगा। k/5 इक्वल टू क्या है? लाइन का स्लोप 3/4। तो k की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 15/4 यानी कि 3.75 k का आंसर होगा। क्लियर? आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 करने से पहले आपको 2-3 सिंपल सी बातें पता होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन समांतर हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना? अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए? सिंपल सा, जैसे कि मैं आपके सामने यहां पे खींचता हूं, ये हो गया, सिंपल है। तो हमने यहां पे एक इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच दी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये y है, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। अब दो लाइन है यहां पे एक दूसरे के पैरेलल, हमने इस तरीके से ड्रॉ की कि एक लाइन आपकी ये हो गई और दूसरी लाइन आपकी ये हो गई, दो लाइन होगी। ठीक है, इसको ढंग से बना देता हूं मैं। ठीक है, अब ये दो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मुझे बताइए क्या ये दोनों जो एंगल है, क्या ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे। क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं? कोई डाउट इसमें? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मतलब अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी आपका θ2 इक्वल होगा। कोई डाउट? अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेंगे इक्वल होगा, यानी कि इन दोनों का फिर टेंजेंट भी इक्वल होगा, tan θ1 इक्वल होगा tan θ2 के। अगर tan θ1 की वैल्यू बराबर है tan θ2 के तो आप मुझे बताइए कि दोनों लाइन का स्लोप बराबर नहीं है, यानी कि m1 बराबर m2 क्या है? दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा। दोनों लाइन का जो स्लोप है वो बराबर होगा, यानी कि m1 की वैल्यू जो है वो m2 के इक्वल होगी। ये बात समझ में आती है सभी स्टूडेंट को? तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उन दोनों लाइन के स्लोप क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है ना? जैसे, और यहाँ पे एक और बात भी बनती है कि सपोज यहाँ पे एक कभी-कभी मॉक के पेपर में क्वेश्चन आता भी, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपके सामने इस तरीके से लिखूं, दो लाइन है a1x + b1y + c1 बराबर 0 एंड एक दूसरी लाइन है यहाँ पर a2x + b2y + c2 बराबर 0 आर पैरेलल। क्लियर? तो अगर दो लाइन आपके सामने इस तरीके से दे रखी है a1x + b1y + c1 बराबर 0 एंड a2x + b2y + c2 बराबर 0 आर पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है इन दोनों लाइन के स्लोप इक्वल होंगे। अगर इन दोनों लाइन के स्लोप इक्वल हैं तो फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या है? माइनस का a1 बटे b1, दूसरी का स्लोप क्या है? माइनस का a2 बटे b2। ये बराबर होना चाहिए, इक्वल होगा। बात समझ में आई ना? माइनस a2/b2। क्लियर? कोई डाउट? तो माइनस और माइनस से यहां से हटा देते हैं, सिंपल सी बात है। क्लियर ना? तो यहां से अगर मैं कैंची गुणा कर दूं तो a1b2 बराबर आ जाएगा a2b1, आ गया। a2b1 को इधर ले आते तो ये हो जाएगा a1b2 - a2b1 बराबर 0, यानी कि ये कंडीशन पेपर में पूछी जा सकती है।
पूछी क्या जा सकती है कि एक्चुअली पेपर में पूछी गई है, हालांकि सीजीएल में डायरेक्टली नहीं आया है, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी वाली बुक्स में मिलेगा और ये सवाल आपको मॉक पेपर में भी देखने को मिलता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के समांतर है तो दोनों लाइन के स्लोप जो है उनकी परिवर्तनता बराबर होगी। इस लाइन का स्लोप माइनस का a1 बटे b1, इसका लाइन का स्लोप माइनस का a2 बटे b2, माइनस हट गया, यानी कि a1 b2 इक्वल टू a2 b1, यानी कि a1 b2 माइनस c2 b1 इक्वल टू 0। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये एक सिंपल सा कांसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये था पैरेलल लाइन के बारे में सब कुछ, ठीक है। एक सेकंड केस में आपको और बताता हूं, यहीं पे इसको गौर से सुनना। सेकंड केस क्या है? इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे के लंबवत हैं, दोनों लाइन एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, तब क्या कंडीशन होती है वो भी हम देखेंगे। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। देखिए गौर से समझने की कोशिश कीजिए। सपोज मैं आपके सामने फिर से इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूं, ठीक है, ये हो गया। तो ये है आपका ओरिजिन, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसमें दो लाइन हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ की। सपोज यहां पे इस तरीके से हो गई दो लाइन। सपोज एक लाइन जो है आपकी ये है, ये होगी, कोई दिक्कत नहीं, और एक लाइन आपकी है इसके परपेंडिकुलर ये होगी। तो दोनों लाइन यहां पे एक दूसरे को कितने डिग्री के एंगल पे काट रही है, तो आप कहेंगे कि ये एंगल कितने डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो दो लाइन है यहां पे अलग अलग। सपोज ये लाइन जो है ये a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 है, और जो सेकंड लाइन है ये वाली, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, और दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब चीज को गौर से समझने की कोशिश करना। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यदि यहां पे मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचूं, अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन इस तरीके से खींचूं तो ये हो जाएगी, जस्ट यहां पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। अब ये सपोज ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो आपकी लाइन है, एक लाइन का जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, एक लाइन का जो स्लोप है वो हो जाएगा m1 की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा, tan थीटा, एक लाइन का स्लोप हो जाएगा tan थीटा, क्लियर है। या m2 लिख देते हैं इसको, m2 कितना हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। ये जो रेड रेड आपकी लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने का एंगल बना रही है, थीटा डिग्री का, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा m2 tan थीटा। अगर मैं इस ब्लू ब्लू लाइन की बात करूं जिसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो आप कहेंगे थीटा और ये 90। ये पॉजिटिव एक्सिस से तो कंप्लीट एंगल बना रही है 90 प्लस थीटा हो गया, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप होगा m1 की जो वैल्यू होगी वो हो गया tan ऑफ 90 प्लस थीटा। बस यही बात आपको समझनी थी, tan ऑफ 90 प्लस थीटा, क्लियर। कोई डाउट है भाई इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो एक यहां पे आपकी ये रेड लाइन और एक आपकी यहां पे ब्लू लाइन है। तो रेड लाइन की इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। इसका स्लोप है tan थीटा, इसका स्लोप है टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा सभी को पता है क्या हो जाएगा, माइनस का cot थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का cot थीटा, सही बात। तो अगर मैं यहां पे m1 की मल्टीप्लाई कर दूं m2 से, तो सभी को पता है कि tan थीटा cot थीटा दूसरे रेसिप्रोकल कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो m1 इंटू m2 कितना है, माइनस का 1। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज -1 होता है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सा। कहां से आया ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। चलिए, अब कभी कभी इस बात को इस तरीके से घुमा के भी पूछ लिया जाता है, मैं बता देता हूं कि इफ टू लाइंस, इफ लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन एक दूसरे के इस तरीके से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। इफ टू लाइंस आर इस तरीके से परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। अगर दो लाइन इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस का a1 बाई b1, सही है। इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस का a2 बाई b2, और दोनों का प्रोडक्ट जो होगा यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 1, क्लियर है ना, कोई डाउट। चलिए, अब ये माइनस माइनस ये तो आपका प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा a1 a2 इक्वल टू माइनस b1 b2 आ गया। a1 a2 इक्वल टू माइनस b1 b2। अगर माइनस b1 b2 को हम इधर ले आए तो दैट मींस a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। और ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को पूछा जा सकता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरीके से दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो इनमें जो रिलेशन है वो क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0, क्लियर। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो रही है तो आसान सी बातें हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। अब इसी पर बेस हम जो मैंने आपको रिजल्ट बताया उस पर सिंपल से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि सवाल नंबर 18 है आपके सामने, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -4 एंड -2, 5। आपको उस लाइन का स्लोप बताना है जो बिंदुओं 3, -4 और -2 और 5 से गुजरने वाली रेखा के समांतर है। तो मुझे बताइए कि 3, -4 और -2, 5 से गुजरने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 - y1 9 हो गया, -2 -3 -5 हो गया, तो -9/5, -9/5। मतलब पॉइंट्स 3, -4 -2, 5 से गुजरने वाली लाइन का स्लोप -9/5। तो इसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी -9/5 ही होना चाहिए। दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा बराबर होता है, तो उसका भी क्या होगा, -9/5। आंसर आ गया। अगला सवाल नंबर है आपके सामने 19। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से समझेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स -8, 13 एंड 6, 9।
बिंदु दो आपके सामने पॉइंट्स दे रखे हैं, इनसे गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको बताना है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके। पहले तो कि यहाँ पे पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देख लीजिए, जो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 बटे x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 14 इंटू x माइनस x1 यानी कितना हो जाएगा 8। x1 y1 x2 y2 सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस का 4 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, तो 2/7 हो गया। तो ये हो जाएगा 7y माइनस 91 इक्वल टू माइनस का 4x और माइनस का 16। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 7y बराबर 11 में से 6 गया 5 और 8 में से गया तुम्हारा 7, 75। क्लियर, समझ में सभी को? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 4x प्लस 7y इक्वल टू 4x प्लस 7y इक्वल टू 2y आएगा, 2 आएगा 4x एक सेकंड 2x प्लस 7y 2x प्लस 7y इक्वल टू 91 माइनस 16 यानी कि 75। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप माइनस का 6। आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसका स्लोप माइनस 6 यानी कि स्लोप m की वैल्यू कितनी दी है माइनस का 6 एंड इंटरसेप्ट ऑफ 10 यूनिट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑफ 10 यूनिट यानी कि y अक्ष पर काटा खंड कितना दे रखा है 10 यूनिट। देखिए ये इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? पॉजिटिव इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि अगर एक लाइन इस तरीके से तो y अक्ष पर ये जो इंटरसेप्ट है आपका पॉजिटिव है, लेकिन ये इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव हो सकता है। अगर लाइन इस तरीके से तो y अक्ष पर ये जो इंटरसेप्ट हो जाएगा इसकी लेंथ क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं है, आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी जिसकी स्लोप माइनस 6 हो और इंटरसेप्ट c क्या हो आपका 10 हो। तो आप इसको ऑप्शन से भी उठा सकते हो सवाल को, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही आपका वर्बली इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि उस लाइन की इक्वेशन इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट पता हो क्या होती है, y बराबर mx प्लस c, y बराबर माइनस का 6x प्लस 10, तो ये आ जाएगी 6x प्लस y माइनस 10 बराबर 0, 6x प्लस y माइनस 10 बराबर 0, बी ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 बहुत आसान सा क्वेश्चन। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने का एंगल बनाती है 45 डिग्री का एंगल बनाती है एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -8,3 और बिंदु -8,3 से पास करती है, -8,3 से पास करती है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि उस लाइन का इक्वेशन बतानी है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो क्या उस लाइन का स्लोप 10 45 डिग्री होगा और 10 45 डिग्री का मतलब क्या होगा तुम्हारा 1, यानी कि उस लाइन का स्लोप 1 होगा। अगर किसी लाइन का स्लोप 1 है तो उस लाइन की जो इक्वेशन है y बराबर mx, m कितना हो गया 1 प्लस c, जहां पर c क्या है y इंटरसेप्ट है, c क्या है y इंटरसेप्ट है। अगर आपको c की वैल्यू पता लग जाए तो आप बता दोगे कि उस लाइन की इक्वेशन क्या है। अब c की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो c की वैल्यू पता लगाने के लिए हमको कंडीशन दे रखी है कि ये जो लाइन है पॉइंट -8 और 3 से पास करती है, तो ये पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू कितनी है -8 और ये प्लस का c, तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, c की वैल्यू कितनी आएगी 11। अगर c की वैल्यू 11 आ गई तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी तुम्हारी y बराबर x प्लस 11 या फिर x माइनस वाई प्लस 11 बराबर 0। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो x माइनस वाई प्लस 11 बराबर 0 होगी, सी ऑप्शन। आप इस क्वेश्चन को सीधा सीधा ऑप्शन से भी उठा सकते थे कि अगर यहाँ पे लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ पे स्लोप -1 है, ये आंसर नहीं है, ये 1 स्लोप है। यहाँ पे स्लोप -1 है, ये आंसर नहीं है। दो ऑप्शन आपके देखते ही कट गए। दूसरी कंडीशन है कि लाइन -8 3 से पास होनी चाहिए, क्या ये -8 3 से पास हो रहा है? -8 और ये प्लस का 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आंसर होगा सी, खत्म। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे ऑप्शन से। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 22। ओके वेरी गुड। सवाल नंबर 22 को करने से पहले सवाल नंबर 22 और 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल सी थ्योरी बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए मैंने आपको लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो अगर आपके सामने एक लाइन दे रखी है लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो है वो होगी ऑलवेज, बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ax प्लस by बराबर k, ax प्लस by बराबर k। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस सिंपल से। क्लियर है? मोटे मोटे शब्दों में मैंने लिख दिया, पेपर में सवाल इस पे बनता है, ध्यान से सुनिए। लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या है? ax प्लस by बराबर k। और ऐसा क्यों? मुझे पता है कि दो पैरेलल लाइन की स्लोप हमेशा बराबर होते हैं, उनकी परिमाणता हमेशा बराबर होती है। यहां पर इस लाइन का जो स्लोप है वो है माइनस का a बटा b, तो इसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी माइनस का a बटा b होना चाहिए। तो मैंने स्लोप को क्या रखा है यहां पर? कांस्टेंट रखा है। लेकिन ये जो तुम्हारा कांस्टेंट c है ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो इसलिए यहां पे कांस्टेंट c को चेंज करके हमने यहां पे इसकी जगह क्या लिया है? k लिया है। बस इतना सा फर्क है, बस बात समझ में। इसी पर बेसिक सरल सा सवाल हम लोग करेंगे। सवाल आपके सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट, कौन से पास करके 2, -3। आपको ये लाइन 5x प्लस 8y बराबर 73 के पैरेलल लाइन की इक्वेशन बतानी है जो बिंदु 2, -3 से गुजरती हो। तो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे मैं इसको ऑप्शन से बताऊं कि इस लाइन के पैरेलल 5x प्लस 8y बराबर 73 के पैरेलल लाइन की जो स्लोप है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे स्लोप इक्वल है, यहाँ पे स्लोप चेंज होगा, ये आंसर नहीं। यहाँ पे स्लोप सही है, यहाँ पे स्लोप चेंज होगा, ये आंसर नहीं। तो दो ऑप्शन आपके कट गए। दूसरी कंडीशन है अपने पास की लाइन 2, -3 से पास होनी चाहिए। क्या ये 2, -3 से पास होती है? 2 पंजे 10, -24 बराबर 13। ये तो बिल्कुल भी नहीं होती पास, यानी कि आंसर नहीं। तो अगर ये आंसर नहीं तो आंसर क्या बचा तुम्हारा? सी, खत्म।
क्लियर? कोई डाउट इसमें? सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते हो, आप इस सवाल को मेथड से भी बना सकते हो कि लाइन 5x प्लस 8y बराबर 73 के पैरेलल जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, 5x प्लस 8y बराबर के, ये हो। और ये लाइन पॉइंट 2 -3 से होकर गुजरती है, तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 पंजे 10, और ये तुम्हारा -24 बराबर k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी -14। अगर k की वैल्यू -14 आ गई तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, 5x प्लस 8y इक्वल टू -14, या फिर 5x प्लस 8y प्लस का 14 इक्वल टू 0, ये उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाएंगे, अगला सवाल करेंगे। ओके, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 अगेन एक अलग मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, तो मैंने चीजों को क्या है सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दिया है। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, उस पर भी सवाल कर रहे हैं, कंसेप्ट बता रहा हूं, उस पर भी सवाल कर रहे हैं, इसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है ना? तो जैसे हम आपके सामने लिख रहे हैं लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या? सोचिए जरा, लाइन एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसके परपेंडिकुलर रेखा की, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती है ऑलवेज bx माइनस ay बराबर k, और ये बात हमेशा याद रखना, क्या होती है, bx माइनस ay इक्वल टू k। व्हाट इज द इक्वेशन, bx माइनस ay इक्वल टू k। क्लियर? कोई डाउट इसमें? किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो होगा, ये आया कहां से, गौर से देखिए। मुझे पता है कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस का 1। यहां से मुझे पता है कि इसका जो स्लोप है वो कितना है, माइनस का a बटा b, माइनस का a बटा b, सही बात है, इसका स्लोप माइनस का a बटा b है। तो उसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी फिर उसका स्लोप क्या होना चाहिए, b बटा a होना चाहिए कि नहीं? क्यों? तभी तो m1 गुणा m2 की वैल्यू माइनस का 1 बनेगी, यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन की हमको इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप क्या होना चाहिए, b बटा a। और ये इक्वेशन एक ऐसी है जिसका स्लोप b बटा a है, x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, b होना चाहिए, और ये y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए तुम्हारा a, माइनस का साइन आपको एलिमिनेट करना, तो माइनस का a हमने कर दिया। तो लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन जो होगी ऑलवेज bx माइनस ay इक्वल टू k होगी, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, b बटा a। बात समझ में आई? चलिए, आसान सी बात है, उसी पर बेसिक में आसान सा क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट 3,4। तो आप इस सवाल को अगेन ऑप्शन से भी बना सकते थे। ठीक है, ऑप्शन से कैसे बनाओगे कि 17x प्लस 11y का अगर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, इसका स्लोप अगर माइनस का 17/11 है तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए, 11/17। मतलब ये तो है नहीं भैया बिल्कुल भी, ये हो सकता है आंसर, ये भी अपना आंसर नहीं है, ये हो सकता है आंसर। तो केवल दो ही आंसर पॉसिबल है, या तो बी ऑप्शन पॉसिबल है या डी। लेकिन लाइन जो है 3,4 से पास करती है, तो क्या ये 3,4 से आता है, 11 3 33, 17 चौका 68, तो तुम्हारा 35, 33 प्लस 35 68 माइनस 68 0 सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा बी ऑप्शन। तो आपने ऑप्शन से सवाल को बड़ी आसानी से कर लिया, क्लियर है ना? कोई डाउट? अब देखिए इसको मेथड से कैसे बनाएंगे। अपने को इक्वेशन चाहिए उस लाइन की जो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन 17x प्लस 11y है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 11x माइनस 17y बराबर k, 11x माइनस 17y इक्वल टू k। भाई इसका स्लोप माइनस का 17/11, इसका 11/17 है, प्रोडक्ट -1 हो गया। ठीक है ना? ये ax प्लस by प्लस c फॉर्म है, ये तुम्हारा bx माइनस ay बराबर k फॉर्म है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है। अब ये जो लाइन है पॉइंट 3,4 से पास करनी चाहिए, तो यहां पे वैल्यू रखेंगे, तो 33 माइनस 68 बराबर k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से तुम्हारी माइनस का 35, माइनस का 35 k की वैल्यू यहां पर रखेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो पूरा मेथड से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 24। ठीक है, आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस का 6 एंड हैविंग y इंटरसेप्ट 3। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ बात नहीं है इस सवाल में। व्हाट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस का 6 एंड हैविंग y इंटरसेप्ट 3। ठीक है, चलिए अब देखिए मुझे एक बात बताइए, इस लाइन को, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इसके परपेंडिकुलर है और जिसका y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट 3 है। तो अगर मैं इस लाइन के स्लोप की बात करूं तो इसका स्लोप कितना है, माइनस का 2/3। तो इस लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप कितना होगा, फिर 3/2 होगा। फिर दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, यानी कि मुझे उस लाइन की इक्वेशन बतानी जिसका स्लोप तो 3/2 हो लेकिन y इंटरसेप्ट क्या हो, y इंटरसेप्ट 3 हो। तो उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y बराबर 3/2x प्लस 3, दैट मींस 2y बराबर 3x प्लस 6। तो लाइन हो जाएगी 3x माइनस 2y प्लस 6 बराबर जी, 3x माइनस 2y प्लस 6। ठीक है, और भी कई तरीके से लिखा जा सकता है इसको, 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 6 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 6, यानी कि बी ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट? आसान से बात थी भाई, इसमें बहुत सिंपल सा था, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर इस लाइन की इक्वेशन माइनस का 2/3 है, इस लाइन की स्लोप माइनस 2/3 है, तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उसका स्लोप 3/2 होना चाहिए। तो स्लोप मुझे पता है 3/2 है, मुझे y इंटरसेप्ट पता है 3, तो लाइन की इक्वेशन आ गई एक लाइन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए कितना सरल है। आपसे पूछा है व्हाट द इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन का स्लोप, उस लाइन की इक्वेशन बताइए जिसका स्लोप कितना है। इसका स्लोप है माइनस का 1/2 एंड पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x माइनस y इक्वल टू -1, 3x माइनस 2y बराबर 0, जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से होकर गुजरती है। ठीक
ठीक है, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपको उस लाइन की क्वेश्चन बतानी, इसका स्लोप -1/2 जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले आप निकालिए कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो ये होगा x - y = -1 और दिस वन इज नथिंग बट 3x - 2y = 0। सही बात है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 2x - 2y = -2 हो जाएगा। सही है। तो अगर हम इसमें से घटा दें, अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को घटा दें तो ये हो जाएगा माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपका प्लस। जब आप घटाओगे, ठीक है, तो 2y से 2y कट जाएगा, 3x - 2x x हो जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2। x बराबर 2 आ गया, 2 3 अच्छे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 3 आ गई। x2 आ गया और y3 आ गया, x2 आ गया और y3 आ गया। बोलो कोई डाउट है? यानी कि इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मैंने कुछ नहीं किया, बस इन दोनों को सॉल्व किया। सॉल्व करने से कितना है 2,3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो अब तो सवाल आपके लिए एकदम हलवा है। आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी, इसका स्लोप -1/2 है जो पॉइंट 2,3 से गुजरती है। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते थे कि स्लोप -1/2 होना चाहिए, मतलब ना ये आंसर है ना ये दोनों आंसर पॉसिबल है। लाइन जो है 2,3 से पास करनी चाहिए, तो 2,3 से पास कर रहा है कि 2 + 6 8, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा, आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते थे, मेथड से भी निकाल सकते हो कि स्लोप कितना होना चाहिए, -1/2 2x। सपोज y इंटरसेप्ट c है, y इंटरसेप्ट जो है लाइन का क्या है तुम्हारा c है, तो ये c हो गया। अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए कंडीशन पता है कि लाइन 2,3 से गुजरनी चाहिए, तो y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू क्या होगी तुम्हारा 2 होगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 3 - 1 + c बराबर 0, सॉरी 3 = -1 + c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, c की वैल्यू क्या होगी 4, यहां पे चिपका देते हैं। तो y बराबर -(x/2 + 4), ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x + y बराबर 8 आपकी इक्वेशन आ जाएगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन हो। ओके, सवाल नंबर 26। एट व्हाट पॉइंट डज द लाइन 2x + 5y = -6 कट्स द x एक्सिस। देख रहे हो कितना टफ सवाल है। ऐसे सवाल पेपर में दिखाई देते हैं, प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन बस इतना सा पूछा है कि 2x + 5y = -6, ये जो लाइन है ये x एक्सिस को किस बिंदु पर काटती है। तो अगर लाइन x एक्सिस को जिस भी बिंदु पे काटेगी तो उस बिंदु का y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। लाइन ये जो है x एक्सिस को जिस बिंदु पे काटेगी उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। x एक्सिस पर स्थित हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। यानी कि y कोऑर्डिनेट x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y = 0 और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये दोनों का क्या निकालना है हमको, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो बस सॉल्व भी तो करना है। तो y की वैल्यू 0 यहां पे रखोगे तो 2x = -6 और x = क्या जाएगा -3, यानी कि वो जो पॉइंट होगा वो होगा -3,0, यानी कि बी ऑप्शन। तो इतना सा क्वेश्चन था भैया। ये जो लाइन है, सपोज लाइन ये है, तो x एक्सिस को सपोज यहां पे काटे तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 होना चाहिए ना। तो मुझे इन दोनों लाइन का क्या निकालना था, इंटरसेक्शन, y = 0 और इसका क्या आ गया -3,0। इसी तरीके से सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि ये लाइन y एक्सिस का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए क्या करोगे, x को 0 करोगे, ठीक है ना। अगला बड़ा सवाल देखेंगे हम लोग। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -3,4 एंड द इंटरसेक्शन ऑफ 3x - 2y = 31 एंड 7x + 5y + 5 = 0। आपको यह बताना है कि एक पॉइंट है -3,4 और ये दो लाइन आपके सामने दे रखी है। क्या है लाइन, 3x - 2y = 31 और दूसरी लाइन है 7x + 5y + 5 = 0। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की दूरी, समझे कि नहीं समझे। पॉइंट -3,4 और इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनके बीच की दूरी बतानी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए दोनों को जस्ट सॉल्व भी तो करना है। तो अगर मैं 5 को उधर ले आऊं तो -5 हो गया। ये देखिए 2 है, ये 5 है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को जोड़ दूं तो बात बन जाएगी कि नहीं, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे आप, -10y + 10y कट गया, ये 5 दिया 15x और ये तुम्हारा 14x, तो 29x हो गया। बराबर कितना हो गया 31 × 5 = 155 और ये तुम्हारा -10 कितना हो गया 145। तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, यहाँ से 5 आ गई। बोलो x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू 5 यहाँ पे रख दोगे तो 5 7 35, 35 माइनस इधर चला जाएगा -40, तो y कितना आ गया -8 आ गया। यानी कि इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कितना आ गया 5, -8। इतनी बात आप कर सकते हो भाई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू -8 आ गई। अब दूसरा पॉइंट है -3,4, इन दोनों के बीच की दूरी निकालें। तो बीच की दूरी निकालोगे तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, d = अंडर रूट, ठीक है ना। दिस माइनस दिस, -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ये बात समझ में आती है, सिंपल सा है। 4 4 8 और 14 6 20, अंडर रूट 208। क्लियर, कोई डाउट है भैया इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक, ठीक है ना। 4 4 8 14 6 20, तो अंडर रूट 208, ये कितना हो जाएगा भैया तुम्हारा 13 1 कम 13 और 6 13 78, ठीक है। तो 4 अंडर रूट 13 यूनिट आ जाएगा। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 4 अंडर रूट 13, जो कि सी ऑप्शन है। क्लियर, कोई डाउट है भैया इसमें। तो आसान सा सवाल था, सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत इजी है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे सवाल नंबर 28। तो लगभग हर एक पैटर्न का इजी सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, एकदम बेसिक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से आते हैं, बहुत ज्यादा हवा वाले सवाल नहीं आते हैं कोऑर्डिनेट से, ठीक है। चलिए, व्हाट द लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट फॉर लीनियर इक्वेशन 15nx + 14y - 112 = 0। तो आपके सामने एक लाइन दी है, इस लाइन द्वारा क्या पूछा है आपसे, y इंटरसेप्ट क्या बनेगा, इस रेखा द्वारा y अक्ष पर कटा अंतःखंड बताना है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड। तो अगर मैं इस लाइन को गौर से देखूं, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 14y = -59x + 112 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लाइन है, तो अगर मैं इसको 14 से डिवाइड कर दूं तो ये तुम्हारा बटा 14 हो गया, 14 112/14 कितना हो गया 8। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है तुम्हारा, अगर मैं इस लाइन को कंपैरिजन करूं y = mx + c से, तो स्लोप क्या हो जाएगा -59/14 और y इंटरसेप्ट c की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 8। तो इतना सा सवाल था, पेपर का पूछा हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
इफ 4x प्लस 7y बराबर 33 एंड 2kx प्लस 21y बराबर 67 आर पैरेलल लाइन देन फाइंड के। तो आपके सामने दो लाइन दी हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, तो k का मान बताना है। एक्चुअली में बहुत ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कांसेप्ट है वो है स्लोप वाला। स्लोप को पकड़ के रखिए, इसको छोड़ना नहीं है। तो यहां पे अगर मैं ये दोनों लाइन पैरेलल है तो मैं इस बात से क्या मतलब समझता हूं, मैं मतलब समझूंगा कि दोनों लाइन का जो स्लोप है वो बराबर होगा, दोनों लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएंगे। अगर मैं इस लाइन के स्लोप की बात करूं तो माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का 4/7 ही हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन के स्लोप की बात करूं तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का 2k बटे वाई का कोफिशिएंट यानी कि 21 ही हो जाएगा। कोई डाउट है? तो यहां से 2 दूनी 4, तो k बराबर आ जाएगा तुम्हारा 42/7 यानी कि 6, तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट है भैया इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो ये तरीका हो गया। एक तरीका ये भी होता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहां पे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि A1 ये 4 है, ये 7, ये 33, 2 के 21 और 67, ठीक है। तो यहां पे कांस्टेंट c की तो वैल्यू अलग होगी लेकिन स्लोप बराबर होना चाहिए। आप यहां पे गौर से देखेंगे तो 7 से 21 3 गुना हो रहा है, तो यहां भी 4 से ये तुम्हारा 3 गुना होना चाहिए। भैया यहाँ पे स्लोप बराबर होना चाहिए, तो ये 7 से 21 3 गुना हो रहा है, तो 4 से ये भी 3 गुना होना चाहिए, यानी कि 2 की वैल्यू 12 होनी चाहिए, यानी कि k कितना होना चाहिए 6। एक तरीका होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, एक सीक्वेंस में अरेंज कर रखा है। आपके सामने दो लाइन दे रखी है, एक लाइन है 4x - 6y बराबर 13, दूसरी लाइन है ky प्लस 5x - 7 बराबर 0। दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आपसे k का मान पूछा है। क्या पूछा आपसे? k का मान पूछा। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? इनके स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। तो इस लाइन का जो स्लोप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4/6 हो जाएगा स्लोप, माइनस साइन हट जाएगा ना, माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट। इस लाइन का स्लोप देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 5/k, माइनस का 5/k। क्लियर है भाई? माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट, तो माइनस का 5/k, इसकी वैल्यू होनी चाहिए माइनस का 1, कट गया। तो k की वैल्यू आ जाएगी 20/6 यानी कि 10/3। ये तुम्हारा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने 3 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब का मतलब, कोलिनियर का मतलब समझते हो आप कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं। ये देखिए एक ही रेखा पर है, तीनों बिंदु, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। तो आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो इस सवाल को करने के एक्चुअली बहुत सारे तरीके। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे एरिया को 0 रखते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट बराबर है तो इन तीनों पॉइंट से बने ट्रायंगल का एरिया 0 होना चाहिए, तो एरिया को 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक। लेकिन मैं आपको ज्यादा आसान तरीका बताऊंगा कि अगर ये तीनों पॉइंट एक ही सिंगल लाइन पर है तो यहाँ पे ये जो लाइन का स्लोप है वो इक्वल होना चाहिए। आप किन्हीं भी दो पॉइंट को लेके स्लोप निकालिए तो स्लोप हमेशा बराबर रहेगा। तो अगर मैं पहले दो पॉइंट कंसीडर करूं, यहां से इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1 - 2 ये कितना हो गया भाई, यहां से इस तरीके से निकाल लेते हैं। y2 - y1 1 हो गया बटे x2 - x1 यानी कि x + 2 हो गया। तो इस लाइन का स्लोप ये है। अगर मैं आखिरी के दो बिंदु ले लूं, यहां से लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, तो 1 - 3 -4 हो जाएगा, और ये -2 -6 -8 हो जाएगा। सही है, 4 बटे ये तुम्हारा 2 बार चला गया, तो -2 बराबर x + 2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से -4, और यही सवाल का उत्तर था जो कि सी ऑप्शन। बोलो कोई डाउट? आसान सी बात है। तो ये आसान तरीका है, रादर देन एरिया को 0 रखने के आप यहां पे स्लोप को इक्वल कर दीजिए। भाई पहले दो पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसका स्लोप क्या होगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 बटे x + 2। देख इन दोनों से लाइन बनेगी उसका 4 बटे -8। भाई इन दोनों पॉइंट से भी सेम लाइन बनेगी, इन दोनों पॉइंट से भी सेम लाइन जाएगी, तो स्लोप को इक्वल कर दिया, एक ही लाइन में आंसर आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 क्या बोला है आपके सामने, द स्लोप ऑफ 2 लाइन्स आर 1 and √3, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन्स। ठीक है, द स्लोप ऑफ 2 लाइन्स आर 1 and √3, दो लाइनों का जो स्लोप है वो 1 और √3 है। तो आपसे पूछा कि उन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या है, दोनों लाइन्स के बीच में एंगल क्या है आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए सवाल तो बहुत ज्यादा सरल है, सवाल में कुछ है नहीं। अगर किसी लाइन का स्लोप 1 है तो जाहिर सी बात है कि वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने का एंगल बनाएगी, 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि टेंजेंट ऑफ 45 1 होता है। अगर किसी लाइन का स्लोप √3 है तो जाहिर सी बात है कि वो जो लाइन है वो θ2 यानी कि कितने का एंगल बनाएगी, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। वो जो लाइन है कितने का एंगल बनाएगी, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, वो भी tan 60 क्या होता है √3। अगर दोनों ये पॉजिटिव एक्सिस से 45 एंगल बना रही, 60 एंगल बना रही, तो दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो 15 डिग्री आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे लाइन के बारे में, घुमा फिरा के जितने भी तरीके के सवाल है मैंने आपको सारे के सारे कराने की कोशिश की है। अभी और सवाल बाकी और पैटर्न बाकी, उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।